What is the importance of life coach in anyone's life? आपको ऐसा नहीं है रेबेल बनने की जरूरत नहीं है, आपके कुछ भी ड्रीम्स हैं, आप एक प्रॉपर प्लान करो। आप भी नादानी मत करो कि मैं बस ये कर लूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये वो नहीं होता। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान। शो समथिंग टू योर पेरेंट्स कि भाई मैंने देखो ये करा है, मैंने हवा में बातें नहीं करी है। एसईओ वैसीओ की कोई नॉलेज नहीं थी मुझे, गूगल में क्या ट्रैफिक आता है, क्या मोनेटाइज होता है, कुछ नहीं पता। बस मस्त लिख रही थी मैं, और मैं खुश हो रही थी कि मैं कुछ लिख रही हूँ और सब पढ़ रहे हैं। You are into tarot card reading, you are into astrology as well. तो कभी खुद का नहीं देखा कि यार कब होगी, कौन मिलेगा, कोई परफेक्ट मैच मिल जाए? देखो, when I lost both of my parents, I was not accepting कि वो लोग चले गए हैं। अभी भी half of my relatives, I bet you talk to them, you ask them कि अनामिका क्या करती है या क्या सीन है, उनको नहीं पता। जो एक थॉट प्रोसेस है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब एक लाइफ कोच के पास आप जाते हैं तो वो रियलिटी चेक्स आपको देता है। तो वो जो लोगों को प्रैक्टिकलिटी समझने में टाइम लग रहा है, वो क्यों लगता है? आपको क्या लगता है ये हमारी इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन से बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस जो लोग आपसे आके बताते हैं, क्या ये एक्चुअल में इतना बड़ा सवाल है कि खुशी क्या है? आप वो 30 सेकंड की रील देखते हो तो आप उसको सच मानने लगते हो। यू वोंट बिलीव, मेरे पास इतने क्लाइंट्स इस बात पे आते हैं कि वो रील्स को देख के कलेश कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप में। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो एग्जॉस्टेड, इमोशनली ड्रेन्ड एंड छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? यू नो, पैनिक अटैक्स मैंने तो मेरे क्लाइंट्स के देखे हैं ऑन one-on-one sessions. They shiver like this and they are like this. And you know that is a very scary point because it can lead to a cardiac arrest. जब भी हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, हम सबके शौक होते हैं। हमें घूमना फिरना पसंद होता है, कई लोगों को आर्ट्स पसंद होती है, कई लोगों को लिखना पसंद होता है, कई लोगों को डांस पसंद होता है, सिंगिंग पसंद होती है, और बहुत सारे ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट वी डू, हम उन सबको साइड में रखते हैं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं, करियर के लिए एक अलग नया रास्ता चुनते हैं, और ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं ये तुम्हारे शौक हैं। चाहे तुम्हें गाना पसंद हो, नाचना पसंद हो, लिखना पसंद हो, घूमना पसंद हो, कहते हैं कि नौकरी करते रहो और साथ साथ में ये भी करते रहना, है ना? आप सबके साथ भी ये होता है ना? आप सबके घरों में भी ये होता है। घर वालों को अगर आप जाके बोलोगे कि यार मुझे तो बस डांसिंग में अपना करियर बनाना है, या मुझे बस एक ऑथर बनना है, मुझे बस घूमना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो घर वालों को ऑफ कोर्स रिएक्शन यही होगा, ऐसा है बेटा पहले पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, इसके बाद ये साइड बाय साइड करते रहना। हर घर की यही कहानी है। लेकिन आप सोचिए, अगर ये सारे जो शौक हैं, आपके इन शौकों को अगर आप अपना एक करियर बना लें, तो वो कहते हैं ना कि जब आपका पैशन आपका करियर बन जाता है तो जिंदगी जीने का अलग ही मजा आता है। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नाद टॉक्स में। और नाद में आज हम कुछ एक ऐसी ही गूंज लेकर आए हैं, एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिन्होंने अपने पैशन को, जिन्होंने अपने शौक को अपना करियर बनाया। दूसरे करियर के बारे में कभी सोचा ही नहीं लाइफ में कि यार थोड़ा पढ़ लिख के अच्छे से कॉर्पोरेट जॉब कर लेते हैं या सरकारी नौकरी कर लेते हैं, और इसके बाद घूमेंगे फिरेंगे, इसके बाद लिखेंगे, किताबें छापेंगे। और लेकिन नहीं, हमारे आज की जो गेस्ट हैं, उनकी लाइफ में दूसरा ऑप्शन कुछ था ही नहीं। एंड लकीली, फॉर्चुनेटली, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के गेस्ट का, अनामिका मिश्रा जी। शी इज़ एन ऑथर, शी इज़ अ लाइफ कोच, हीलर, शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजिस्ट, एंड इसके साथ में ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी आपका। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू बी हियर इन सच अ शॉर्ट नोटिस। नो एंड यू नो व्हाट, मैं हमेशा से, जब हमने नाद की शुरुआत करी, मैं हमेशा से ये मेरा एक था, मुझे कोई एक ऐसी गेस्ट को बुलाना है, फीमेल स्पेसिफिक। इट वाज अ बायस थिंग फ्रॉम माय साइड दैट आई वांट टू होस्ट अ फीमेल गेस्ट जो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हूँ, लाइफ कोच हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफ कोच ना, लाइफ कोच में जो एम्पैथी होती है, अगर शी इज अ फीमेल, देन वो डबल एक्स हो जाती है। दैट्स ट्रू।
राइट। Yeah. सो आई थिंक ये नात के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें इतनी जल्दी एक ऐसे गेस्ट को होस्ट करने का मौका मिला है। थैंक यू। तो अनामिका जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो मैंने आपका ये इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअल में जो भी मैंने बोला है, मुझे ऐसा लगता है 80% 90% बच्चे ये कनेक्ट कर रहे होंगे और एडल्ट्स और इवन 30 प्लस के जो भी बंदे हैं वो सब हमारी जनरेशन के लोग कनेक्ट कर रहे होंगे इस चीज़ से। एंड यू हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू परस्यू योर पैशन एज योर करियर। सो हाउ डिड स्टार्टेड? मैं ना हमेशा से बहुत ही ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहने वाले बच्चों में से हूँ। मतलब एंड पता नहीं कुछ तो है ऐसा कि मैंने कभी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। मतलब आप यूजुअली स्टोरी सुनोगे तो या तो वो बोलेंगे कि हम फेल होते रहते थे बट हमें डांसिंग का शौक था तो हमें लिखने का था, एक्स्ट्रा कुछ शौक था। मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई वॉज इक्वली फोकस्ड ऑन स्टडीज बट आई वॉज इक्वली फोकस्ड ऑन ऑल द को करिकुलर एक्टिविटीज। I had been the best dancer in my school, have won so many prizes. Wow. Even till college, till my bachelor's, I was actively dancing and participating in all the, inter-school youth fest and all that. And I had won awards on that. लिखने का शौक मुझे बहुत है। एक्चुअली लिखने से ज्यादा मैं कहूँगी मुझे स्टोरीज का बहुत शौक है। मतलब वेदर इट्स रिटन, इट्स ऑडियो और इट्स ऑडियो विजुअल। मतलब आई थिंक सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहीं पर ये मेंशन भी किया है, आपने कहीं किसी इंटरव्यू में बोला भी है कि मुझे कहानियां सुनने और सुनाने का बहुत शौक है। मुझे कहानियां पसंद है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मटेरियल, मतलब बुक्स, मूवीज या वेब सीरीज, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपसे बात करूंगी तो आप भले ही थक जाओगे, मैं नहीं थकने वाली। मुझे बहुत मजा आता है। मतलब मैं अपने लिए ऐसी बोलती हूँ कि मैं 5 साल से मतलब किसी से भी मैं बात कर सकती हूँ, चाहे वो 5 साल का हो चाहे वो 50 साल का हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई यूज टू रीड अ लॉट एंड विद दैट आई यूज टू राइट अ लॉट। मतलब मुझे पोइट्री लिखना, मुझे शेयर करना चीजें, मुझे वो सब काफी पसंद था। तो आई वॉज डूइंग इट स्कूल में, ऐसे मैगजीन के बारे मतलब लिखना, स्कूल की मैगजीन होती थी हमारी, तो उसमें मैं पोइट्री लिखती थी, आर्टिकल्स लिखती थी एंड तो उसमें पब्लिश हुआ। वो चीज़ थोड़ी अच्छी लगी कि हाँ मतलब मेरा कुछ लिखा पब्लिश हो रहा है। Then and one thing more, forgot to mention, I have been active in sports also. मैं स्कूल की टीम में वाइस कैप्टन रही हूँ। बास्केटबॉल की, टेबल टेनिस मैं खेलती थी। टेबल टेनिस मैंने सिटी लेवल तक खेला है कॉलेज टाइम तक। मास्टर्स के बाद थोड़ी लाइफ चेंज हो गई। व्हेन वो एक फेज आता है आपकी लाइफ में जब आप सोचने लगते हो कि अभी करियर में क्या करना है एंड यू हैव टू पिक व्हाट यू वांट टू डू। अब आपके इतने शौक हैं बट इसमें से कोई एक शौक ऐसा होता है जो आपको लगता है कि यार इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब मिठाइयाँ तो सब पसंद है लेकिन रसगुल्ले ज्यादा टेस्टी लगते हैं। सो उसकी वजह से वो जब थॉट आया, जब मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म ज्वाइन करा जी, तब मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ और लिखना चाहिए। अच्छा, 2007 से मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। दैट टाइम ऑब्वियसली स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर था मेरे कॉलेज का, तो मुझे भी नहीं पता था ब्लॉगिंग क्या होता है। मैंने टीवी में ऐड देखा था। मैंने ये बातें बहुत शेयर, मतलब अपने ब्लॉग पे भी शेयर करी है। मैं और मेरे डैड, हम शाम को टीवी देख रहे थे एंड उसमें ना एक ऐड आया, सेव टाइगर्स, 1411 ओनली लेफ्ट, आप बातें करिए, यू स्प्रेड द वर्ड, यू राइट ब्लॉग्स, यू टेल पीपल। तो वो राइट ब्लॉग्स मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा राइट ब्लॉग होता मतलब क्या, ब्लॉग क्या होता है? तो इंस्टेंटली मैंने कंप्यूटर ऑन करा। उस टाइम कंप्यूटर डेस्कटॉप होते थे, तो मैंने कंप्यूटर ऑन करा, ब्लॉग सर्च करा, तो उसमें सबसे ऊपर आया क्रिएट योर फ्री ब्लॉग एंड आई वाज लाइक ये तो बनाना चाहिए। तो मेरा अभी भी मेरे ब्लॉग पे, अगर मेरा मेन ब्लॉग जो है उसमें आप देखोगे तो पहला आर्टिकल सेव टाइगर्स ही है, क्योंकि वो मैंने उस दिन सेव टाइगर्स पे ही लिखा था कि ये मैंने देखा है एंड आई हैव टू राइट समथिंग अबाउट इट एंड दैट्स हाउ ब्लॉगिंग स्टार्टेड। बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स, उस टाइम तक मैंने मेरी बुक पे काम करा था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। सो बाय द टाइम इट कंप्लीटेड द कोर्स, आई वाज सॉर्टेड। मुझे लगा अभी बुक आने वाली है, अभी मेरा ब्लॉग अच्छा चल रहा है, मुझे राइटिंग असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों का शौक नहीं रहा है कि बड़ा घर खरीदना है, महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, मुझे वैसा कभी शौक नहीं रहा। मुझे खुशी चाहिए होती है, मतलब आई एम हैप्पी विद दैट।
मैं ये चीज मैंने किसी भी पॉडकास्ट में नहीं शेयर करी है, मैं आपके पास Wow. पहली बार आपसे शेयर करी हूँ। मैंने जब राइटिंग असाइनमेंट शुरू करे थे, जब मैं कॉलेज में थी, मुझे 100 रुपए पर आर्टिकल मिलता था, जिसमें मुझे 500 से 600 वर्ड का आर्टिकल लिखना होता था। एंड कॉलेज, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, वो 100 रुपए, मतलब अगर आप 10 लिख लो तो आपके पास 1000 रुपए आ गए। हाँ, सो दोस 1000 रुपए वर गिव सो मच हैप्पीनेस टू मी कि मुझे मेरी लिखा हुआ कुछ मुझे पैसा मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग। मैंने कभी ये चीजें नहीं, मतलब मेरे घर वालों को सिर्फ पता है क्योंकि दे न्यू ऑब्वियसली आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर दीज वेरियस वेबसाइट्स। So yeah, then I was like, I have to do this. मैंने पेरेंट्स को बताया, मम्मा को बताया, डैडी को फिर बताया जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। एंड आई वाज लाइक, मुझे यही करना है। एंड एनीवे, आई एम अ सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आर नोन फॉर इधर उधर भागते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक चीज में बोर हो जाते हैं जल्दी। आई एम अ प्योर सैजिटेरियस। मैं तो बिल्कुल एक जगह एक चीज में टिक के नहीं रह सकती, मुझे वैरायटी चाहिए। मुझे पता था मैं 9 to 5 तो नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी, तो मैंने घर वालों को भी बोला, मैंने कहा मेरा वो माइंडसेट नहीं है कि मैं कहीं जाके काम कर सकूं, तो मुझे ट्राई भी नहीं करना है। मतलब मैं क्यों करूं जब मैं हूं ही नहीं उस चीज के लिए, मुझे पता है मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। डैड ने कहा कि तुम्हें ये थॉट ही क्यों आया दिमाग में कि इनको अगर हम बताएंगे तो शायद ये अपोज करेंगे। दिस इज योर हाउस, यू आर आवर डॉटर, तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, यू लिव हियर। हम वैसे नहीं सोच वाले हैं कि बेटी बोझ होती है, उसकी शादी करा दो, उसकी पढ़ाई हो गई है, जॉब करने से ना। यू लिव योर लाइफ द वे यू वांट, वी आर हियर, इवन इफ यू फेल वी आर हियर। हम देख लेंगे क्या होगा। आई थिंक ये शब्द सुनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां तरस जाती हैं जिंदगी भर। नहीं, ये बात तो सही है। मैं मतलब सिंस यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ tier 2 tier 3 सिटी, कानपुर से आप आ रहे हैं, और यूपी का तो माहौल हम सबको पता ही है। और मतलब 90% लड़कियों को ये सुनने में सालों लग जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ये बोल रहे तुझे जो करना है तू कर। हाँ, यू शुड नॉट आस्क अस। हाँ, उन्होंने भी यही बोला, बोले तुम्हें जो करना है, मतलब यू आर डूइंग सच अ गुड थिंग। एंड मेरी फैमिली में या तो सम आर डूइंग बिजनेस और जॉब, मतलब इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कंटेम्प्रेरी करियर में नहीं है। एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ज्यादातर इवन सरकारी जॉब वाले भी हैं, लेकिन कोई ये नहीं कर रहा था। तो इट वाज अ बिग डील फॉर एवरीवन, एंड एवरीवन लाइक, अगर करा है तो करो, ठीक है, इवन इफ यू फेल। मुझे डर बहुत लगा, ऑनेस्टली मैं बहुत डरी थी। मुझे लगा कि होता क्या है कि जब आपकी चीजें सब आउट एंड अबाउट हो जाती हैं, लाइक जैसे मेरी पहली बुक आई, अब भगवान की दया थी, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, काम अच्छा था, तो वो उसको उस तरह से सराहा गया। होता क्या है कि आपके अंदर डर ये होता है कि वंस दिस इज आउट एंड अबाउट, इफ यू फेल एवरीवन नोज इट, ऑफ कोर्स, इफ यू विन एवरीवन नोज इट। फेलियर का बहुत ज्यादा लगता है कि यार रिश्तेदार हंसेंगे, ये अपने आप को ये पता नहीं क्या समझ रही थी, इनको ये बनना था, वो बनना था। एंड तो वो चीज थोड़ी सी मुझे रही, बट पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग। मतलब मैं अभी भी कहती हूँ कि ऊपर से देख के दोनों आशीर्वाद देते होंगे कि ठीक है, करो, अच्छा है। अभी भी उन्हीं का सपोर्ट है जो अच्छा चल रहा है। नहीं। Oh, why? What happened? May 2018 में my dad passed away. उनके health issues थे, and then December 2018 में my dad passed away due to health issues, and then May 2020 my mom left. Oh, due to health issues only? Health issue. She got a heart attack. Dad की तो काफी टाइम से तबीयत खराब थी, बट मॉम वो तो बहुत सडन शॉक था। उनकी आत्मा को शांति दे। एंड आई थिंक दे हैव डन अ रियली ग्रेट जॉब to leave you in the world, to lead the people, to lead such daughters, lead such parents उस रास्ते पे आप गाइड करने के लिए उन्होंने छोड़ा है, इतनी अच्छी सोच को छोड़ा है। That's so lovable, so lovable. I mean, मुझे खुद भी यही लगता है कि मैं आज भी जो कुछ भी हूँ, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, इट्स देम ओनली। मतलब दे आर माई गाइडिंग लाइट, दे आर देयर, स्टिल दे विल बी ऑलवेज देयर। मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के साथ होते हैं, हमेशा। एंड कई बार ऐसा होता है, लाइक मैं कुछ काम ऐसे करती हूँ कभी कभी, बिकॉज
मैं रिलेट कर सकती हूँ उन चीज़ों से कि जब कई बार ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ें ऐसी बोल्ड स्टेप्स आपको उठाने होते हैं, लाइक जैसे ट्रैवलिंग का पार्ट है, तो आई विल टेल यू दैट आई एम अ सोलो ट्रैवलर। तो मैंने सोलो ट्रैवलिंग 2017-18 से शुरू करी थी, एंड ऑफ कोर्स घर पे नहीं बता सकते हैं बिकॉज आप बाहर यहाँ पढ़ने आए हो एंड ट्रैवल कर रहे हो, मॉम एंड पेरेंट्स को अगर हम बताएंगे तो दिल भी लाइक कि भाई पढ़ने गए हो, ये करने गए हो। और लड़कियों के लिए सोलो ट्रैवलिंग उस टाइम पे बहुत बड़ा एक टैबू था। तो मैं तो बस ऐसे चले जाती थी। एंड टच वुड, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बच्चों के साथ माता पिता की ऐसी दुआएं होती हैं ना, ये बात कि सही आपको है। तिनके की ओट मुसीबतों से आप बचते हो। सही बात है, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे लगता है हर इंसान का जो एक सबसे मेजर पुश, एक सबसे मेजर सपोर्ट होता है, वो आई थिंक पेरेंट्स का ही सपोर्ट होता है, चाहे किस भी, नॉट जस्ट करियर, इवन इन एनी एस्पेक्ट, चाहे आपके लुक्स हों, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, एनीथिंग। अगर आपके पेरेंट्स का साथ है, वो बस इतना कह दें कि कोई बात नहीं, हम हैं, इतना ही काफी होता है, इतना ही काफी होता है। उसके बाद मतलब मुझे पता है कि दैट मोमेंट व्हेन बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे वर लाइक तुम करो, एंड आई वाज लाइक डन, बस अब हम कर लेंगे, बस यही सुनना होता है। एंड ऑनेस्टली ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू से टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि अगर आपके बच्चों को, आई विल नॉट टेल स्पेसिफिकली अबाउट डॉटर्स, इवन यू नो आज बेटों को भी, क्योंकि अब वो जमाने गए जब स्पेसिफिक यू नो करियर्स को बेटे और बेटी के लिए यू नो लाइन अप किया जाता था। बट नाउ लड़के भी किचन में जाना चाहते हैं, दे वांट टू बी कुक एंड शेफ एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, डांसर्स एंड एवरीथिंग। तो आई रियली वांट टू से, आपके बच्चे आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बस एक बार आप उनकी बात सुनिए और एक बार उनको बस ये बोलिए कि हम तेरे साथ हैं, तुझे जो करना है तो कर। सही बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अक्सर पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बार्स बना रखा है, वो बीच में दीवार बना रखी है। आप एक्सपेक्टेशंस की दीवार, एक्सपेक्टेशंस नहीं, आप देखिए, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, ठीक है, उनके अंदर वो एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट रहता है, एंड उनकी जितनी सोच, जितनी समझ, जो एनवायरनमेंट होता है, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं लाइफ में, वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू सफर, दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू क्राई इन द कॉर्नर एंड फेल, ठीक है। तो उस एस्पेक्ट पे वो इसीलिए प्रेशराइज करते हैं, वो ये सोचते हैं बच्चे नादान हैं, ये शायद वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, हमने दुनिया देखी है, हम बेटर बता पा रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू which is true कि वो गलत नहीं है। हम कभी नहीं दुनिया को समझ सकते हैं जिस वे में पेरेंट्स मैं ना ये चीज फील करती हूँ कि जो चीज मेरे पेरेंट्स ने बोली होगी ना, मुझे लिटरली 5 साल पहले कि तेरे को नहीं पता ये होगा, और वो हो रहा होता है। हाँ, आपको एक्चुअली रियलाइज होता है कि यार ये सही कह रहे थे उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं है, रेबेल बनने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक्चुअली अपनी सेकंड बुक में ये पूरा पार्ट कवर करा है। वॉइस मेट्स इज ऑल अबाउट दिस ओनली, कि यू नो आपके कुछ भी ड्रीम्स हैं, आप एक प्रॉपर प्लान करो। आप भी नादानी मत करो कि मैं बस ये कर दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये वो नहीं होता। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान। इफ यू आर मैच्योर इनफ एंड इफ यू वांट टू परस्यू समथिंग, जस्ट डू इट एंड शो समथिंग टू योर पेरेंट्स कि भाई मैंने देखो ये करा है। मैंने हवा में बातें नहीं करी अपने पेरेंट्स से, मैंने एक बेस बनाया। मैंने मम्मा हैज सीन एवरीथिंग, वो जर्नीज, मतलब मैं लिखती थी यहाँ वहाँ, सब छपता रहता था, तो शी न्यू कि हाँ ये इंटरेस्टेड है बुक पढ़ने में। उनको भी क्योंकि शौक था, वो भी पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी, तो उनको पता था कि ये इसी कुछ में करेगी, ये सीरियस वाली जॉब वाली टाइप्स तो लग नहीं रही है। तो मॉम वाज वेरी, एंड शी वाज एक्सट्रीमली चिल। तो बट डैड को, मुझे लगा कि डैड नीड्स टू हैव दैट प्रूफ कि हाँ ये कुछ कर सकती है। तो मैंने इसलिए वेट करा। मैंने भी ऐसे हवा में नहीं बात करी जाके कि मुझे राइटर बनना है। वो बोले हाँ अच्छा तो करियर जॉब कर लो, मतलब अगर करना है तो। ऑफ कोर्स आपने मास कॉम किया था, तो कभी मीडिया में जाने का नहीं सोचा? पहले BCA करा उन्होंने, उनको he was shocked, he was like एक्चुअली जब मैंने BCA से MGMC ज्वाइन करने का डिसाइड करा, तो आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट ऑल थ्रू, एंड माय डैड वाज आल्सो अ साइंस स्टूडेंट, MSc फर्स्ट क्लास। ऐसे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लाइक ही वाज एन ऑल राउंडर, माय सुपर हीरो, माय सुपरस्टार, एंड ही
एंड हम एस्ट्रोनॉमी की बहुत बात करते थे, स्पेस की, यू नो, गैलेक्सीज एंड मिल्की वेज एंड कॉन्स्टलेशंस, हम बहुत बातें करते थे, वो मुझे बहुत सिखाते थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था साइंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू साइंस। तो मैंने बीसीए कर लिया, टेक हो गया, चलो अच्छा है, मुझे पसंद है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, अभी भी मैं कोडिंग वोडिंग करती हूँ, मेरे ब्लॉग्स, टेक्निकल पार्ट सब मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैंने बोला कि मुझे MGNC करना है, तो दे वर लाइक, तुमने जिंदगी भर अभी तक तो तुमने साइंस पढ़ा है, सब लॉजिकल बेस्ड, वो टू द पॉइंट आंसर लिखना। अब साइंस वाले का क्या होता है, हम लंबे आंसर नहीं लिख सकते, हम एक पैराग्राफ में लिख के छोड़ देंगे, भाई हमसे लंबा खींचा नहीं जा रहा है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने की आदत होती है ना। अब आर्ट्स वालों का क्या होता है, वही चीज को 3 पेज में लिख सकते हैं। तो मेरे डैड ने बोला कि तुमने अभी तक इतना साइंस और टेक और ये पढ़ा है, ये तुम तो जाके फेल वेल ना हो जाओ, हमें तो लग रहा है कि MGMC कहाँ, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स और इस टाइप के तुम स्टडी करना पड़ेगा। तो बड़े शौक हुए थे। फिर मैंने जब बोला राइटर, तो कह रहे तुमने स्पेशलाइजेशन तो रेडियो में करा है, 3 बार स्पेशलाइजेशन चेंज कर सकी। एंड एक्चुअली दिस हैपेंड, MGMC 2 साल का होता है, मैंने 3 स्पेशलाइजेशन चेंज करे रिक्वेस्ट करके। पहला वाज प्रिंट, दूसरा वाज फिल्म मेकिंग एंड थर्ड वाज, फाइनल वाज रेडियो। रेडियो तुमने स्पेशलाइजेशन करा है, पीछे तुम्हारा BCA रखा हुआ है, डिग्री तुम्हारी MCA, तो बुक कहाँ से लिखना है, मतलब यही लिखना है, यही करना है। तो बोले ठीक है करो, मेरा ब्लॉग अच्छा चल रहा है, मैंने कहा ब्लॉग भी देखो अच्छा चल रहा है, मुझे मुझे असाइनमेंट भी मिल रहा है, मैं अच्छा लिख रही हूँ, तो मुझे सब अप्रोच कर रहे हैं लिखने के लिए, और बुक भी मेरी आने वाली है, तो आई वांट टू फोकस ऑन दिस। तो दे वर लाइक गुड, वो चलो करो, जो करना है करो, खुश रहो बस। तो दे वर लाइक दैट। एंड आई थिंक पेरेंट्स का वही हेल्दी डायलॉग बहुत जरूरी है, मतलब आप प्लान करके अगर पेरेंट्स को अप्रोच करोगे तो दे विल सपोर्ट यू। दे नीड टू हैव दैट विजन, जो आपका विजन है ना, आप आपके पेरेंट्स को दिखाओ, हवा में बातें नहीं करनी, हवा में नहीं बातें करनी, हाँ, आप दिखाओ कि आपका ये प्लान है। इवन एक्टिंग की, सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी आर्टिस्ट बनना है आपको, पेंटर बनना है आपको, फोटोग्राफर बनना है आपको, कुछ भी, आपको थोड़ा सा प्लान करके उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है, दिस इज माई पैशन एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू। दे विल डेफिनेटली सपोर्ट। ना सपोर्ट करे मेरी बात करा देना। वेरी नाइस। अच्छा, लिखने का शौक कहाँ से आया? कब से शुरुआत करी आपने लिखने की? मैंने स्कूल में शुरुआत करी थी। मुझे पोएट्री, मुझे छोटी छोटी स्पोकन वर्ड पोएट्री होती है ना, 4-4 लाइन की नज़्में, हाँ, मुझे वो अच्छी लगती, हिंदी इंग्लिश दोनों, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं वो लिखती थी। मुझे वर्ड्स बहुत फैसिनेशन है, मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इवन फ्रेंच मैंने सीखी है, थोड़े टाइम के लिए मैंने स्पेनिश सीखी है, तो थोड़ा थोड़ा हियर एंड देयर अधकचरा ज्ञान मुझे बाकी लैंग्वेजेस का भी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जैसे अभी भी कोई बहुत ही अच्छे लिरिक्स लिखता है ना, तो मुझे वो बहुत पसंद आता है कि इसने कितना अच्छा सोच के सब आउट ऑफ द वे जाके लिखा। सेम विद द स्टोरीज एंड ऑल। तो मैं स्कूल में लिखती थी, स्कूल मैगजीन्स के लिए लिखती थी। स्कूल मैगजीन्स में एक्चुअली क्या होता है, विच आई फील इज वेरी गुड विद सम स्कूल्स, वो हर बच्चे को मौका देते हैं। बिल्कुल, वो आपके पास एक नोटिस आता है कि हमारी एनुअल स्कूल मैगजीन के सबमिशंस ऑन है, अगर कोई इंटरेस्टेड है ये लिखने में, तो मैं हमेशा एक आर्टिकल, एक पोइट्री, एक शॉर्ट स्टोरी, मैं सब लिख के दे देती थी कि कोई तो सेलेक्ट हो जाएगा। कई बार 2-3 चीजें पब्लिश होती थी, कई साल एक बार एक चीज रिजेक्ट हो गई, एक चीज, बट समथिंग, कुछ ना कुछ पब्लिश होता रहता था। तो वहां से लिखने का शौक शुरू हुआ। फिर ब्लॉगिंग का मैंने आपको बताया, जब ब्लॉग शुरू करा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा ये मेरी अपनी स्पेस है, ये मेरी अपनी वेबसाइट है, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस एंड नाउ आई हैव द कंप्लीट क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इससे पहले मैंने या तो पर्सनल डायरी, पर्सनल जर्नल में चीजें लिखी थी, या स्कूल मैगजीन के लिए। तो ब्लॉगिंग से मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, उस टाइम पे ना लोगों को पता नहीं होता था ब्लॉग क्या है, तो मैं सबको बोलती थी कि आप ऐसे ऐसे लिखोगे उस पे URL पे, तो आपको एक वेबसाइट खुलेगी, वो वेबसाइट मेरी है। इवन मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता था, तो उनको भी मैं बताती थी मैंने ब्लॉग खोला है, आप ऐसे जाके देखो, तो वो लोग पढ़ते थे। फिर मैं मेरे पेरेंट्स को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, हर 2-3 महीने में ट्रिप्स जाते थे, जबकि मेरे डैड बैंक में थे, वो पेड लीव लेके जाते थे, उनको बड़ा पसंद था ट्रैवलिंग, वो भी सैजिटेरियस थे, हमारी बड़ी बनती थी, हम ट्रैवलिंग के क्रेजी ट्रैवल फैमिली थे। हम इतनी रोड ट्रिप करते थे, यू वोंट बिलीव, कानपुर से लद्दाख, कानपुर से केदारनाथ, हर 2-3 महीने में नैनीताल जा रहे हैं, या मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, इवन बॉम्बे जा रहे हैं, हैदराबाद, मतलब हमारी रिश्तेदारी में सब यही कहते थे कि ये तो बड़ी घुमक्कड़ी बिल्कुल सब हो गए। तो वो चीजें, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, डैड फोटोग्राफी करते थे, तो उन्होंने मुझे सिखाई थी।
तो मैं भी फोटोग्राफी करती थी, तो मुझे सिखाते रहते थे ट्रैवल में, तो कुछ फोटोज बहुत एक्सट्रीमली अमेजिंग आ जाती थी। तो फिर मैं उनको ब्लॉग में डालती थी कि ये फोटो ब्लॉग है। फिर होटल्स में जाती थी तो होटल्स की फोटो खींच के डालती थी कि ये मेरा होटल, मैं यहाँ पे रुकी। अब उस टाइम पे तो पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, मतलब होटल रिव्यू और ये सब कुछ नहीं आइडिया होता था। तो वैसे करते करते ब्लॉग में बहुत एक्टिव हो, क्योंकि मुझे मजा आ गया। एसईओ वैसीओ की कोई नॉलेज नहीं थी मुझे, गूगल में क्या ट्रैफिक आता है, क्या मोनेटाइज होता है, कुछ नहीं पता था। मस्त लिख रही थी मैं, और मैं खुश हो रही थी कि मैं कुछ लिख रही हूँ और सब पढ़ रहे हैं। ऐसे अलर्ट्स आते थे कि टुडे 5 people viewed your vlog, someone commented congratulations, this month you crossed 500 views। और मुझे लगता था वाह यार 500 लोगों ने देखा। तो वैसा होता था। तो वहां से फिर लिखना शुरू ही था, मतलब स्कूल टाइम से। देन इट हैपेंड विद ब्लॉग एंड बुक्स, एंड अभी वही चल रहा है। Wow. I mean, literally, it's wow. You have lived the actually dream life of every girl. Because क्या चाहिए जिंदगी में, जिस चीज का शौक है वो करियर बन गया है, पैशन टू प्रोफेशन। बिल्कुल पैशन को आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ फैमिली के साथ ट्रिप्स मार रहे हो, रोड ट्रिप्स मार रहे हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मतलब लोग क्रेव करते हैं कि ट्रिप नहीं हो रही है, प्लान नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं कर पा रहे। मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे डैड का सीन था, मेरे रिश्तेदारी में भी बहुत सारे और भी लोग बैंकिंग प्रोफेशन में थे, एंड डैड के मतलब आसपास ही पोजीशंस में थे। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता होता है, लेकिन बैंक्स वालों को तो मतलब हॉलीडेज मिलते 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार। सो वो 3 साल में एक बार इज डिफरेंट। ये 2-3 महीने में एक बार वाली बता रही हूँ मैं। हम एवरी लॉन्ग वीकेंड, एवरी कहीं ना कहीं, मतलब एक मुझे ये तो मेरी याद में बहुत क्लियर है कि मेरी नानी मेरी मम्मा को जब फोन करती थी, जब मोबाइल्स आ गए थे, तो पूछती थी कानपुर में ही हो कि कहीं घूम रहे हो। एंड मम्मा वाज लाइक, अगर बाहर होते थे तो बाहर बता देती थी, नहीं तो हाँ यही है, हम कहीं नहीं गए। ये सिचुएशन थी। मतलब लोगों को लिटरली बिलीव नहीं होगा। एंड उस टाइम पे वो स्नैपचैट और स्टोरीज का कुछ था नहीं, ब्लॉगिंग का भी कुछ नहीं था, सिर्फ स्टिल फोटोग्राफ्स होती थी। तो इतना कुछ मेरे पास उस टाइम का नहीं है, बट दोज हैव बीन द बेस्ट ट्रिप्स एवर, क्योंकि पेरेंट्स बहुत कूल थे मेरे, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो हमें वो एक्सपोजर मिला कि मतलब जैसे सिखा रहे हैं। अच्छा, मेरे भी कुछ और शौक है ही नहीं, मुझे क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है। एक्सप्लोर करना, कुछ सीखना, कुछ नया जानना स्पेस के बारे में, मुझे ये सब बहुत फैसिनेट करता है। तो मतलब वो चीज ऑल थ्रू ही रही है। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग। तो जब मैंने 2013 जब कंप्लीट हुआ, फिर बुक पे फोकस करा, फिर थोड़ा सीरियस हुई ब्लॉग को लेके, क्योंकि सी वंस यू आर डन विद द कोर्स, आपको पता है आज आखिरी दिन है कॉलेज का, अब इसके बाद लाइफ विल चेंज। आपके साथ के जितने 25-30 लोग मास्टर्स में हुए, उन सब की जॉब लग गई, सब कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। एंड व्हाट यू आर डूइंग, मैं ब्लॉग लिखा है, बुक, ऑल्दो मेरा सबसे हाइप्ड मैं ही थी अपने उसमें बैच में कि इसकी बुक आ रही है, मतलब इट वाज नेक्स्ट लेवल थिंग। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं, हो सकता है ऐसा ना हो मैं पीछे रह जाऊं। हाँ, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ डिफरेंट थिंग, वेरी डिफरेंट, एंड वो इनसिक्योरिटी होती है, बिल्कुल। बट ये अच्छी बात है कि वही मैंने बताया, मुझे सुपरफिशियल चीजों का बहुत शौक नहीं है। मैं नेचुरल चीजें जो होती है वो मुझे ज्यादा खुशी देती है। मतलब पहाड़ ले जाओ, झरने दिखा दो, मुझे फूल दे दो, मुझे ये सब चीजें ज्यादा पसंद है। तो मुझे कभी भी इतने बड़े एस्पिरेशन, मतलब मुझे मेरा एस्पिरेशन, मेरा हमेशा कैलकुलेशन जो भी होता है ना, इवन आप अगर मेरे फ्रेंड से भी पूछोगे तो मेरे कैलकुलेशन हमेशा ट्रैवल से वे करती हूँ। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि उसने 10 लाख रुपए इसमें खर्च कर दिए, 10 लाख में तो यूरोप की 2 ट्रिप हो जाए। मेरी ये मैथ रहती है हमेशा कि तुमने 15,000 रुपए पब में खर्च कर दिए यार, 15,000 में तो एक साइड की वहां की ट्रिप तुम्हें टिकट मिल जाती। तो मतलब दिस इज व्हाट, सो मुझे हमेशा से इन सब चीजों का ज्यादा शौक रहा है। तो आई थिंक वो चीज कहीं ना कहीं मे बी नेचर का पार्ट था, भगवान ने ऐसा बना दिया कि दिमाग कभी उधर रहा नहीं, बट लगता था कि मे बी पता नहीं क्या होगा। बट आई ऑलवेज दैट मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे आप पे डिपेंडेंसी नहीं थी ना, नहीं, एंड ना ही कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी पेरेंट्स की। हाँ, उन्होंने बोला तो यू वर लाइक फ्री फ्रॉम द माइंड। मुझे ये सबसे बड़ा होता है कि पेरेंट, मुझे कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं थी कि या कोई प्रेशर नहीं था। जैसे यूजुअली लड़कियों के ऊपर शादी का प्रेशर होता है, भाई 25 क्रॉस करके तो बिल्कुल, मतलब मैंने मेरे कजिन्स और मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ देखा है, हाँ, कि मतलब शादी करनी है,
है शादी कर, बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, ये है वो है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला तुम्हें एक चीज, तुमने जब शुरुआत अपने मन से करी है, ठीक है, शादी भी करोगी अपने मन से करोगी, जब सही लगे तब करना, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो आपकी जर्नी एज एन ऑथर, एज अ ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर चल ही रही थी, बट देन ये होलिस्टिक जो लाइफ कोच वाला जोन था, ये कब शुरू हुआ? और मतलब व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट कि यार ऑथर चल रहे हैं, सब कुछ है, तो लाइफ कोच क्यों बनना? होता क्या है कि अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग अप्रोच होती है। मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे काम करते हैं। मुझे पसंद है रिसर्च बेस्ड काम डालना। मुझे पसंद है कि मेरा काम ऐसा होना चाहिए जो कुछ तो मीनिंग लाता हो ऑन द टेबल, नहीं जस्ट फन के लिए एंटरटेनमेंट मसाला लिखना मुझे पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीनिंगफुल बात होती है मेरी किताबों में, इवन इन द फिक्शन वन। नॉन फिक्शन की तो बात ही अलग है, वो तो है ही सेल्फ हेल्प। लाइफ कोचिंग मैंने पहले सीखी इस एस्पेक्ट से थी कि मुझे साइकोलॉजी समझनी थी, तो मुझे उसके लिए ऑब्वियसली डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, आप यूट्यूब के भरोसे नहीं सीख सकते, या आप खुद से भी बुक पढ़ के अगर सीखते हो तो उसमें आपको वो डेप्थ नहीं मिलती है जो आप एक इंसान आपको समझा रहा होता है, क्योंकि वो बुक के अलावा 10 चीज़ें और बताता है बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वो ज़रूरी है सीखना। इफ़ आई एम राइटिंग अबाउट ह्यूमन नेचर, इफ़ आई एम राइटिंग अबाउट mindset, if I'm writing about things like these, even talking about relationship or talking about parent-child relationship, I should understand the psychology behind what is happening. तो सीखी मैंने उस एस्पेक्ट से थी कि मुझे ये मेरी बुक राइटिंग में और मेरी जर्नी में हेल्प करेगा। एंड ऑब्वियसली आई वाज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, मैंने आपको बताया बचपन से, तो वो चीज़ मुझे लगी कि ये ज़रूरी है सीखना। तो जब मैंने सीखा तो फिर मुझे ये लगा कि यार इसको हम और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी की हेल्प करने में। तो धीरे धीरे मैंने कंसल्टिंग शुरू करी, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज सर्टिफाइड। तो जब मैंने बुक पे काम ख़त्म कर दिया, सेकेंड वाली बुक पे काम ख़त्म करा वॉइस मेल्स पे, उसके बाद आई स्टार्टेड कंसल्टिंग। आई वाज लाइक कि अभी थोड़ा सा इसको होराइजन को एक्सपैंड करते हैं। बट देन होलिस्टिक एस्पेक्ट पे आती हूँ तो लाइफ कोचिंग वाज गोइंग गुड, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं, लाइक अभी भी आपके ऑडियंस भी दे विल रिलेट, अगर उन्होंने कहीं पे फॉलो करा है, देखा है, या इवन इसी पॉडकास्ट में देख रहे हैं, उनको पता समझ आया मेरी वाइब कैसी है। सो आई वाज गेटिंग गुड क्लाइंट्स, बिकॉज क्लाइंट्स यूजुअली डोंट टेक मी एज Ma'am Anamika Mishra, I'm talking to her, okay, I have to be serious, I have to maintain. They talk to me like a friend, and they become very easy and very frank with me कि हाँ मैम आप बता दो भाई। अब आधे से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स मुझे दीदी बुलाते हैं कि दीदी प्लीज़ हेल्प कर दो, इस टाइप से। तो वो चीज़ चल रही थी। नाउ विद द साइकोलॉजी, फनी पार्ट इज कि आप दोनों साइड से आर्ग्यू कर सकते हो, मतलब देयर इज एन राइट और रॉन्ग। आप अगर आपके सामने दो लोग लड़ रहे हैं तो आप जिसकी साइड चाहो उसकी साइड ले सकते हो, मतलब ये वाला सीन होता है। तो उस पे मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ डेवलप करना चाहिए या कुछ सीखना चाहिए जिससे मुझे एक्चुअली में समझ आए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यूजुअली आपको बताती हूँ, जैसे सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ है, आप किसी अगर लाइफ कोच के पास जाओगे, आप सैड हो, तो वो बोलेंगे दिस इज़ अ टॉक्सिक पैटर्न, ये है वो है, आपको साइंटिफिक चीज़ें समझा के आपको बताएंगे कि आपको कैसे उससे बाहर निकलना है, विच इज़ राइट। बट व्हाट द पर्सन कम्स बैक, यहाँ पे तो लोग नहीं रोक पाते खुद को, दे स्टार्ट टॉकिंग, दे गेट इनटू द लूप। योर थेरेपिस्ट, योर लाइफ कोच विल टेल यू टू मूव ऑन, कि आप हट जाओ वहाँ से। आपको नहीं पता ना आपकी एनर्जीज कहाँ अलाइंड है, कौन किसकी लाइफ में कितने दिन तक क्या रोल है किसका, नहीं पता होता। सो दैट्स व्हाई आई लर्नड टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे एस्ट्रोनॉमी की काफ़ी नॉलेज थी। तो एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छे से पता है तो आप एस्ट्रोलॉजी आराम से सीख सकते हो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो प्योर साइंस। मतलब वो बहुत ईजी तो नहीं बोलूँगी डेफिनेटली, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट वो बहुत ही कनेक्टेड है। तो वो आपको समझ आने लगती है अगर आपको थोड़ा भी प्लैनेट्स का, थोड़ा भी स्पेस मैप का आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो फिर मैंने वो सीखा। और तो अभी मुझे लगता है कि मैं एक होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक तरीके से इंसान को हील कर सकती हूँ या इंसान की हेल्प कर सकती हूँ उनके सेशंस लेकर। तो सिर्फ एक चीज़ पे स्पेसिफिकली हम फोकस नहीं करते हैं। इट्स मोर लाइक कि आप अगर मुझे बताओगे, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है कि मैम रीडिंग दे दो, टैरो करना है, हमें टैरो सेशन चाहिए, तो ठीक है, योर चॉइस, फेयर इनफ, विल डू टैरो रीडिंग। अदरवाइज
मेनली पीपल कम टू मी विद द प्रॉब्लम एंड दे लीव इट ऑन मी कि मैं उसको कैसे, कई बार नई रीडिंग करनी पड़ती है टैरो से, कई बार मुझे भी नहीं समझ आता कि क्या एनर्जीज चल रही है, कई बार नहीं समझ आता कि लूप क्यों है, तो फिर चार्ट्स देखने पड़ते हैं कि कहाँ स्टक हो रही है, कहाँ बात खराब हो रही है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे क्या असर डाल रहा है। तो वो चीज़ें ना सब, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एवरीथिंग इज एनर्जी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। So do what is the importance of life coach in anyone's life? Since आजकल ज्ञान हर जगह इतना है, मतलब ऑफ कोर्स गूगल पे आप अगर कोई भी चीज़ करते हैं, अब तो चैट जीपीटी है, अब तो आपके पर्सनल पास लाइफ AI कोच है, पर्सनल लाइफ कोच है। तो व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ कोच इन एनीवन्स लाइफ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैं बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सोल्यूशन आप खुद नहीं जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भले ना जानता हो, बट अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन सिर्फ आप जानते हो। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो दैट आपको समझ नहीं आ रहा है उस वक्त क्या करना है और कैसे करना है, बट अगर आप शांत मन से बैठ के एनालाइज करोगे तो आपको पता है कि आपको यही करना है, क्योंकि सही गलत सबको पता होता है। सही गलत एक्चुअली ये काफ़ी हद तक सही है। बहुत सारी केसेस में बहुत सारे लोगों को यूजुअली पता होता है, बट दे कैन नॉट ईदर एक्सेप्ट कि ये सच है, जो कि आई थिंक मेरे केस में हुआ। व्हेन आई लॉस्ट बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, आई वाज नॉट एक्सेप्टिंग कि वो लोग चले गए हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में उनका इतना बड़ा रोल था। और यू नो अभी जैसे मैंने खुद भी देखा है, इवन मेरे कजन्स में, फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग, करीबी लोगों को देखा है, वो लोग जब जॉब वॉब करने लगते हैं तो हफ्ते में एक बार माँ से बात हो रही है, अब पापा से तो बात ही नहीं होती है जब तक पैसे नहीं चाहिए होते। कितने मीम्स बनते हैं, कितनी, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं सच है। बहुत इंटरेक्शन डाउन हो जाता है। मेरा प्रोफेशन शुरू होने के तक, मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2013, 18 को आई लॉस्ट माई डैड एंड 2020 में मम्मा गई। उस टाइम तक भी आई यूज टू टॉक टू माई मॉम 3-4 times a day एंड एटलीस्ट वंस इन अ डे टू डैड, और उनको मैं पूरी चीज़ बताती थी। मतलब दे वर देयर विद मी। आई वॉज लिविंग इन बॉम्बे, आई यूज टू ट्रैवल टू कानपुर। फिर मैं हाँ, तब मैं बॉम्बे में ही थी, उसके बाद मैं दिल्ली आई। सो आई वॉज देयर। तो दे वर, तो आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट कि ये हो गया है मेरे साथ। एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम विद मैनी पीपल। दे नो द सोल्यूशन बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट, दे कांट एक्सेप्ट। उनका ब्रेन वो चीज़ अलाउ नहीं करता। या तो फिर उनको पता होता है सोल्यूशन क्या है, बट उनको अप्रोच नहीं पता होती है। उनको पता नहीं है कि हमें कैसे इसको परसू करना है। हमें पता है हमें वहाँ पहुँचना है, ये हमारा सोल्यूशन है, कैसे करना है नहीं पता होता। सो या दैट इज समथिंग। बट कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है क्या करना होता है, वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। उनको लगता है कि दिस इज इट, अभी इसके आगे क्या, हम खड़े हो गए यहाँ पे, गाड़ी बंद पड़ गई, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो वो भी केसेस होते हैं। तो ये आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, लाइफ कोच की इम्पोर्टेंस मुझे लगता है जब से मैंने खुद सीखा है और मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो वो अपने फ्रेंड्स, कज़न्स, इन सब के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदार या फैमिली के पास जाते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी साइड का इंसान ना आपके लिए बायस्ड ही रहेगा। मतलब एक होता है ना, तुम सही हो या गलत हो, तुम मेरे हो तो मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा, दुनिया चाहे बाहर में जाए टाइप्स। तो मुझे लगता है कि वो आपको बायस्ड, क्योंकि वो आपको प्यार करते होते हैं, आपके लिए उनके दिल में केयर होती है, लव, रिस्पेक्ट, अफेक्शन होता है, वो आपको हर्ट होते नहीं देखना चाहते हैं। तो वो आपको वो कड़वा सच भी नहीं बताते हैं एट टाइम्स। वो बायस्ड होके आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपको कंफर्ट करेंगे। उनका एंड गोल होता है कि भाई माई पर्सन इज सैड, so let me just comfort the person. I have to make him happy. हाँ, I have to make, हाँ, उनको वापस नॉर्मल हील करना है कि वो रोए ना, मत रो, तुम ठीक हो, अच्छा किया तुमने, ब्लॉक कर दिया, वेरी गुड, ब्लॉक कर दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। लाइफ कोच के साथ आपको क्या है कि आपको सही रास्ता पता चलता है, आपको कड़वा सच पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ब्लंटली, रूडली बता दूँ कि भाई तुमने गलत कर दिया, दिस दैट। एक जब आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलता है किसी भी चीज़ का, चाहे सामने वाले ने कुछ करा है, आपने कुछ करा है, आप पूरी सिचुएशन बताते हो। एंड लाइफ कोच के साथ एक चीज़ और होती है, आप नो फिल्टर बातें करते हो।
कई बार आपको, अगर आप किसी फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हो तो एट टाइम्स आप अपनी चीजें छुपा जाते हो और आप सामने वाले की क्योंकि प्रॉब्लम आपको बता पता होता है कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप गलत सही हो। हाँ, उसके साथ लाइफ कोच में, प्रोफेशनल हेल्प में हमेशा यही होता है, आप एकदम सच बता देते हो कि भाई मैंने भी ये करा था, आई एम सॉरी बट मेरी भी गलती थी, मुझे पता है। सो दैट्स हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। But then that's the thing where back in the mind you know that that person who is the third person is not going to judge you. इज नॉट गोइंग, वही नो फिल्टर बात करते हो ना, आपको पता है कि सामने वाला जो है वो भी आपका भला चाहता है, वो भी चाहता है कि आप सही करो लाइफ में, बट वो जज नहीं करेगा मुझे, वो मुझे सही चीज बताएगा। बट लोगों के मन में ना थोड़ा सा मिथ है, थोड़ा सा बहुत हवा बना रखा है कि लाइफ कोच, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, टिल नाउ कितने साल हो गया 2013 से, अभी हम 2025 में बैठे हुए हैं, अभी भी हाफ ऑफ माई रिलेटिव्स, आई बेट यू टॉक टू देम, यू आस्क देम कि अनामिका क्या करती है या क्या सीन है, उनको नहीं पता। लोगों को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, कैसे पैसे आते हैं। मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में जो पेरेंट्स होते थे वो गुरु दीक्षा लेते थे जाके, गुरु होते थे सबके, और आज भी कई लोग लेते हैं जो सनातन धर्म के गुरु होते हैं या अपने अपने धर्मों के गुरुओं, अपने अपने संप्रदाय के गुरुओं की, और जब ऐसे कोई प्रॉब्लम्स में फंसते थे तो उन गुरुओं के पास जाते थे एक सजेशन लेने के लिए, राइट? एंड अब वो सिनेरियो खत्म होता जा रहा है। हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी, जैसे पहले ये बात थी कि प्रॉब्लम होती थी तो आप, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स वाली जनरेशन और उससे पहले की जनरेशन में वो लोग ये प्रेफर ही नहीं करते थे कि वो अपने कजन्स, अपने फ्रेंड्स और अपने इनको प्रॉब्लम्स किसी को भी बताएं। हाँ। वो प्रेफर करते थे कि हम जिनसे गाइडेंस लेते हैं, चाहे वो हमारे पंडित जी हों, हमारे गुरु हों या हमारे बड़े हों, कोई वो एक इंसान, उनसे काउंसलर हो हमारे, हम उनसे बात करेंगे, हम इनको नहीं बताएंगे कुछ। एंड दैट वाज एक्चुअली द राइट अप्रोच, एंड दैट इज व्हाई दे वर सो सॉर्टेड इन देयर लाइफ। उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, वो लोग सॉल्यूशंस ढूंढते थे, उनको सही गाइडेंस मिलती थी और वो उस चीज़ में अमल करते थे, वो उस चीज़ को फॉलो करते थे। तो अभी बेसिकली लाइफ कोच इज दैट द मॉडर्न रूप ऑफ दैट गुरु ओनली। हाँ, बोल सकते हैं। अरे ऑफ कोर्स, जिंदगी जीने का सलीका आपको वो गुरु भी सिखाते हैं जिनसे आप जाके गुरु दीक्षा लेते हैं, और आप भी वही बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, जो एक थॉट प्रोसेस है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस दौरान, और जैसे कि आपने सही बोला कि जब आप किसी अपने आसपास पड़ोसी या अपने दोस्त के पास जाते हैं, अपने परिवार के पास जाते हैं, तो वो एक बायसनेस से रहते हुए आपको गाइड करता है उस सिचुएशन को लेके। बट जब एक लाइफ कोच के पास आप जाते हैं तो वो रियलिटी चेक्स आपको देता है, कि अच्छा मानो या बुरा मानो, बात तो यही है, राइट? तो वो जो लोगों को प्रैक्टिकलिटी समझने में टाइम लग रहा है, वो क्यों लगता है? मुझे लगता है कि लोग ना बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैंने जो करा वो सही करा। एक वो ईगो फैक्टर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डेवलप हो गया है। एंड जब आपके अंदर ईगो होता है ना, जब आप अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हो, तब आपको ये फील होने लगता है कि यू नो एवरीथिंग, एंड then you don't accept your mistakes. You feel कि अभी तो नहीं, ये तो मैं गलत नहीं, मैं नहीं गलत कर सकता, मेरे से क्या गलती हुई है, नहीं वो सामने ही वाला गलत है। तो जब प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो प्रॉब्लम्स में भी दे टेंड टू डू दैट ओनली, दे ट्राई टू ओवरलुक व्हाट दे हैव डन एंड दे जंप इनटू द कंक्लूजन। आई थिंक यही एक मेजर है जिसकी वजह से वो लोग ये प्रैक्टिकलिटी समझ नहीं पाते। भाई आपको, अगर आपको लग रहा है, ठीक है, आई डोंट से कि भाई सब आप लाइफ कोच के पास हर एवरी सेकेंड प्रॉब्लम को जाओ, आपकी मर्जी, जाओ ना जाओ, आप खुद सॉल्व करो, वेरी गुड, मैंने भी खुद सॉल्व करी प्रॉब्लम्स। बट आई फील कि जब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, देन लुक फ्रॉम द 360 डिग्री एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सिर्फ एक तरीके से मत देखो, सिर्फ अपना मत देखो कि मुझे ऐसा पसंद था, मेरे साथ ऐसा था, मैं ऐसा चाहता था, इसलिए ऐसा हो गया, नाउ आई एम सैड। आप देखो क्या एनवायरनमेंट था, इफ समवन एल्स वाज इन्वॉल्व्ड तो उसका क्या रोल था, आपने क्या करा, उसने क्या। सो वो प्रैक्टिकल, अगर आप हर तरीके से, हर तरफ से देखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली समझ आएगा। आजकल मुझे लगता है लोगों में ये थोड़ा सा ईगो आजकल क्या, आई फील ये थोड़ा जेनजीज वाली जो जनरेशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा है कि
आई एम नॉट, एवरीथिंग इज रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, एवरीथिंग इज लीव, टेक इट और लीव इट, वो एटीट्यूड थोड़ा सा नहीं होना चाहिए. It's not always about take it or leave it. It's not always about my way or skyway. My way or highway. It is about understanding. It is about the deeper connections, the deeper meaning, the deeper values that you have in you. And अगर आप किसी को, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है, अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आप किसी को चाहते हो, तो वो उसकी गलतियां भी होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, सुधारने का स्कोप होता है तो सुधारते हो. बट आप टेक इट और लीव इट तो नहीं करते बेस्ट फ्रेंड से, तुमने गलत करा टेक इट और लीव इट, नहीं. सो वो एटीट्यूड थोड़ा सा कम होना चाहिए. रिश्तों में भी होना चाहिए. बिल्कुल, हर चीज में होना चाहिए. टेक इट और लीव इट वाला सिनेरियो नहीं होता. आप आपके करियर में हो, आप फेल हो गए, आपने छोड़ दिया उसको, नहीं. यू नीड टू ट्राई इट अगेन. आपको करना पड़ेगा, आपको दोबारा खुद को मौका देना पड़ेगा, आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि अभी चलो मैंने ये तरीका ट्राई करा, ये तरीका गलत था, अभी मुझे कुछ और सोचना चाहिए, बट आई विल नॉट लीव दिस. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. देयर इज अ थिंग, एक लूप में फंस जाना किसी भी सिचुएशन के, जैसे कि वो हर किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकता है लाइफ में, किसी भी चीज़ के बारे में होगा, क्योंकि आप वो उस आपकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि आप हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को उसी तरीके से देखते हो. सो हाउ डू यू डिफाइन दैट? मुझे लगता है कि ये लूप ना इंसान खुद बना लेता है. जब आप सोच लेते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, होता क्या है कि सपोज सी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स when you're trying the same thing. If you'll keep on trying the same thing, you'll get same results. If you try different things, you'll get different results. It's as simple as that. Loop आपका तभी चलता है जब आप नेक्स्ट स्टेप में आप उसमें कुछ डिफरेंस नहीं लाते, आप उसमें कुछ अलग नहीं करते हो. चाहे वो सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का हो, करियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली मैटर हो, एनीथिंग. आप अगर उस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आओगे, अब सपोज रिलेशनशिप की बात करें, जैसे अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप पैचअप चलता रहता है बहुत सारे लोगों का. What you need, how can you break the loop? Next time when the guy or the girl comes back in your life, you need to set certain boundaries. You need to set certain things in front of him or her and tell him or her कि भाई ये अभी तक ऐसा हो रहा था और अब मुझे ये नहीं चाहिए. If you're coming back, I love you, you love me, you're most welcome. I am the happiest person in this world that you're coming back in my life. But I don't want this set of things to be repeated. So उसका जो सेट करने का तरीका होता है वो इंसान का, डिफरेंट पीपल डिफरेंट अप्रोचेस, वो सबका अलग होता है. एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स फॉर यू. मतलब वन शू फिट ऑल वाला सीन नहीं है कि आपने एक सोल्यूशन सबको बता दिया, सबने एक गोली खा ली और सब सही हो गए. नहीं, वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे लिए एक्चुअली में क्या काम कर रहा है. एंड देन इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, देन यू जस्ट लीव इट, टेक इट, उसको पूरी लिस्ट से काटो, उसको हटाओ, उसको मत अप्रोच करो दोबारा से, वरना वो लूप पे घूमते रहोगे. बिल्कुल. बट दैट्स अ टफ डिसीजन. आई मीन जस्ट टू मेक अ कॉल, आई थिंक एक डिसीजन लेना ही सबसे टफ चीज़ होती है लाइफ में. जब भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग प्रॉब्लम में तभी स्टक होते हैं जब तक दूसरा बंदा आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस ले रहे हैं. यू आर सो हैप्पी बिकॉज आपके पास उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको पड़ी नहीं है. अगर आप फेल होगे तो आप उसको ब्लेम करोगे. और आपको क्या लगता है ये हमारी इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन से बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता है. हर डिसीजन की डिपेंडेंसी होती है पेरेंट्स पर. और इन फ्यूचर भी जब वो इंडिपेंडेंट बनते हैं तब छोटे छोटे डिसीजंस लेने में यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि हाय हम कैसे लें, क्या होगा अगर खराब हो गया, क्या होगा, हम ब्लेम किसको करेंगे. तो व्हाट इज दिस टेंडेंसी? मुझे लगता है ये इंडियन सोसाइटी या इंडियन पेरेंटिंग से नहीं है लेना देना ऐसा कुछ जी. Although yes, Indian parents are very protective. जैसे फॉरेन में बहुत ही कॉमन कल्चर है, आफ्टर अ सर्टेन एज यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर हाउस आफ्टर बीइंग एडल्ट. हाँ, यू हैव टू मूव आउट एंड यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स योरसेल्फ. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. हमारे यहाँ हम प्रेफर करते हैं कि फैमिली के साथ रहें. अगर सुबह के थक के पूरे दिन काम करके घर पे आए तो घर पे थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें. एक पसंद आती है, एक वार्मथ, एक लविंग एनवायरनमेंट पसंद होता है. अकेले वाला बहुत कम लोगों को पसंद आता है. यूजुअली पीपल आर फैमिली ओरिएंटेड. बट मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट होता है वो इंसान
एक्चुअली खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखता है। डर सबको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट होता क्या है कि सी, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, जब आपको कोई एक इंसान ये कहने वाला होता है ना, कोई भी एक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट, इट कैन बी योर स्पाउस ऑल्सो, इट कैन बी योर सिबलिंग ऑल्सो, इवन इट कैन बी योर बच्चे ऑल्सो, यू नो। आजकल तो पीपल आर अडॉप्टिंग किड्स एंड उनके मतलब सिंगल मॉम सिंगल डैड कितने हैं। So it can be anyone in your life, but if you have that one person who wholeheartedly tell you कि तुम्हें जो करना है तुम डिसीजन ले लो, डरो मत, अगर कुछ भी खराब होगा तो we'll figure it out together, तुम अकेले नहीं हो। आई थिंक वहाँ से गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डर जरूर लगता है, आपको लगता है फेल हो जाओगे दिस दैट, बट देन यू नो कि अगर मैं यहाँ पे गिर पड़ा तो अगर जब मैं उठ के वापस जाऊंगा तो कोई है वहाँ पे जो ये समझेगा कि मैं गिर गया और हम आगे अब कैसे फिर से वापस दौड़े। टॉप ऑफ दैट इसमें ये भी एक चीज़ होती है कि जब आपको कोई एक ऐसी चीज़ बोल देता है ना कि अगर बिगड़ भी गया कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, तो वो डर ही एक्चुअली आपको कोई भी काम कराने से रोकता है। हाँ, वो डर ही खत्म हो जाता है, डर टू एन एक्सटेंट वो खत्म हो जाता है। एंड आप फिर जो आपके एफर्ट्स होते हैं वो आप 100 into 10x करते हो। बिल्कुल। मुझे जब मेरे पेरेंट्स ने बोला तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल फियरलेस हो गई, ऐसा नहीं था कि ओ अब तो दुनिया जीत लेंगे, अब तो ये दिस दैट, नहीं। आई स्टिल हैड दैट फियर, और मुझे फियर इनफैक्ट ऐसा था कि इन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करा है, व्हाट इफ आई फेल, एंड भाई ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे बोल ही रहे हैं कि सपोर्ट करना है तो वो करेंगे सपोर्ट, बट मैं उनको भी तो आई लेट देम डाउन ना, कि चलो मैंने सपोर्ट करा, कुछ नहीं हुआ, फियर रहता है। बट देन बैक ऑफ माइंड यू हैव दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि यार ओके फाइन, आई कैन टेक द डिसीजन बिकॉज देयर इज समवन इन माई लाइफ जो रहेगा मेरे साथ। बट वो यू हैव टू अगेन आइडेंटिफाई कि वो इंसान एक्चुअली में उतना रिलायबल है कि नहीं है, कि आप उसके पास at the end of the day when you fail, when everything is just not working for you, you can go to the person. What is the like true happiness? Because since you are a holistic life coach and healer as well, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हुई होती हैं कि यार खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। अभी मैं वो प्रेमानंद महाराज जी के बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, उसमें आके लोग यही सवाल करते हैं कि महाराज जी खुशी नहीं मिल रही है, सब कुछ है जीवन में। सो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस जो लोग आपसे आके बताते हैं, क्या ये एक्चुअल में इतना बड़ा सवाल है कि खुशी क्या है? एक्चुअली में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि खुशी एक्चुअली में, ऑब्वियसली यू डोंट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैप्पीनेस। अगर आप सुपरफिशियल चीज़ों के पीछे भागोगे, अगर वो आपको टेम्परेरी खुशी ज़रूर देगी। सपोज यू बॉट योर फेवरेट परफ्यूम विच कॉस्ट अराउंड 15,000 रुपीज़, आपको टेम्परेरी खुशी मिलेगी, कितना खुश हो लोगे यार उस परफ्यूम को, एक दिन छिड़कोगे मैंने परफ्यूम ले ले, दूसरे दिन तीसरे दिन, आफ्टर 1 week 15 days you will be like ठीक है, it's a normal thing, you'll be back to your original state of mind which was there is something missing in my life, now I have to buy something else to make me happy. So when you stick your happiness to a thing, to a superficial thing, definitely वो आप को लॉन्ग टर्म खुशी नहीं देगी। लॉन्ग टर्म खुशी मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो पैसा, परिवार, प्यार, इन सब से अलग हटके है, कोई भी कहीं पे स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, और वो चीज़ आपको खुशी देती है, विच इज़ ट्रूली योर्स, वो किसी का नहीं है, वो फील अलग है, वो चीज़ आपको खुशी देती है, दैट इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस। नाउ इट कैन बी even a small thing, say stray dogs के साथ 5 मिनट बिताना, people feel extremely happy when they spend 5 minutes with stray dogs, or going to the mountains, or sitting beside a river, or meditating, or journaling, or even seeing your kids happy, seeing your spouse happy. So सबकी अलग अलग डेफिनेशन है खुशी की, बट जब ये लोग कहते हैं ना कि बहुत सब कुछ है बट खुश नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि आपने अपनी खुशी की जो डेफिनेशन है, आपने अपनी हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को आप समझ ही नहीं पाए हो, आपको नहीं पता कि क्या सही है। मेरे डैडी ये चीज़ कहते थे, वो बोलते थे कि
मतलब जब हम थोड़े बड़े हो गए, पहले तो हमें नहीं समझ आता था कि कैसे मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार भी ऐसे थे जो सेम प्रोफेशन में थे एंड वो लोग नहीं घूम पाते थे इतना, वो लोग ट्रैवल यूज्ड टू मेक माय डैड हैप्पी एंड माय मॉम वाज दैट सपोर्टिव पार्टनर हु लव्ड supporting dad with his decisions, and she also loved traveling. तो जब हम थोड़े बड़े हो गए, जब डैडी से बात करने लगे, जब मैंने लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन करा, हम बात करते थे, मैं डैडी से बताती थी चीज़ें कि आज ना, मतलब ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम केसेस नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट अपनी पर्सनल फीलिंग्स में बताती थी कि पता है आज अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सेशन के बाद मुझे लो फील हो रहा है, ऐसा ऐसा हो गया किसी के साथ में, दिस दैट। तो वो हमेशा, मतलब उनसे जब हम बात करते थे तो ही यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हें पता है मतलब मेरे डैड कहते थे कि मैंने कभी भी पैसे को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट योर लाइफ। अगर मैं पैसे के पीछे भागता तो ये हर 2-3 महीने में जो हम ट्रिप्स मारते हैं ना, ये हम ट्रिप्स नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे जोड़ने होते थे। मैं अगर बाकी लोगों की तरह जो सेम प्रोफेशन में हैं, मैं वेट करता कि हम 3 साल में एक ट्रिप मारेंगे जो बैंक पूरा स्पॉन्सर करेगा और वो होगा, तो हम बैठे रहते। इवन आई गेस जो मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली में होता है। हाँ, तो उन्होंने यही बोले मैंने कभी अपनी खुशी को पैसे से नहीं अटैच करा। मनी को मैंने उतनी वैल्यू दी जितनी वैल्यू मनी डिजर्व्स, एंड मनी इज अ मटीरियल। मनी, आप काम करोगे, आपके पास पैसा आएगा, यू स्पेंड एंड यू विल फील हैप्पी। नाउ यू हैव टू चूज कि ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो जो आपको खुशी देती है। मैंने बहुत महंगी सी रिस्ट वॉच खरीदी थी एंड दैट वॉच वॉज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव एंड आई जस्ट स्टार्टेड अर्निंग। दैट वॉज अ लग्जरी वॉच, आई विल नॉट टेक द ब्रांड नेम, बट इट वॉज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव एंड माई डैड, उसी टाइम पे हमारी ये डिस्कशन हुआ था एंड उन्होंने यही कहा कि यार तुम करो, तुम्हें जो खुशी दे रही है भाई, तुम्हारा पैसा, यू डिजर्व टू एंजॉय दैट मनी, यू डिजर्व टू जस्ट spend as much and the way you want, it's yours, but इसको अपनी खुशी से मत जोड़ना, क्योंकि खुशी अगर आप ऐसी चीज़ों पे जोड़ोगे ना जो चीज़ें खराब हो जाएगी। गाड़ी होती है, आप अपनी ड्रीम कार खरीद लेते हो, 10 साल तक तो ड्रीम कार के वो एक्साइटमेंट में नहीं रहते ना, 1-2 महीने बाद ठंडा पड़ जाता है। आप घर खरीदते हो, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, उसके बाद आप फील करते हो कि हाँ दिस इज माइन, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। आप सेम आते जाते हो, आपका रूटीन नॉर्मल हो जाता है। सो दैट डजंट गिव यू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। फॉर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस यू नीड टू डिटैच एंड फाइंड कि एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे खुशी दे रही है और जो किसी चीज़ से अटैच्ड नहीं है। Basically, you're saying that most of the people are not happy. They are looking for the happiness in luxury things, in superficial things, not luxury. हाँ, जो भी materialistic things, everything materialistic. You have attached your happiness. मतलब definition of your happiness is buying materialistic things, and that will make, and you expect that it will give you a long-term happiness, and it will make you feel content, and give you that peace of mind. That is very temporary. But then it's a human nature, right? मतलब it's a human trait. Different people, different perspective. I mean, इसी से एक और वो लिंक निकल के आती है, दैट इज द इनसिक्योरिटी। मोस्टली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो इनसिक्योरिटीज की वजह से ही होते हैं। दैट यू आर इनसिक्योर टू समवन, यू आर इनसिक्योर विथ समवन्स वेल्थ, या किसी की पर्सनालिटी की वजह से आप इनसिक्योर हैं, किसी की लुक्स की वजह से आप इनसिक्योर हैं, ड्रेसिंग सेंस की वजह से आप इनसिक्योर हैं। फीमेल्स आर लाइक कि उसने वो ब्रांड का बैग लिया है, मुझे भी लेना है। तो ये कहाँ तक सही है और ऐसी इनसिक्योरिटी को कैसे ओवरकम करें? मुझे लगता है 40-50% इट्स द फैक्ट। ओके, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इश्यूज और भी कई तरीके से होते हैं जी, बट ये है, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, इनसिक्योरिटी, एंड विच इज़ आई थिंक मेजर पार्ट। मैं तो सोशल मीडिया को कल्प्रेट मानूंगी इसका, क्योंकि पीपल आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स। एंड ऑब्वियसली मैं ब्रेन की एक बात बताती हूँ, ब्रेन को अगर आप रिपीटेडली कुछ भी दिखाओगे या कुछ भी बताओगे तो ब्रेन उसको सच मानने लगता है। ब्रेन हैज़ दैट टेंडेंसी। ब्रेन वर्क्स ऑन वेरी साइंटिफिक थिंग्स, वो ब्रेन को कुछ भी सही गलत नहीं पता होता। आप कुछ भी कंज्यूम करें, आप एक मूवी देखते हो, आपको कॉन्शियसली पता है कि वो मूवी में सब एक्ट करे, बट फिर भी आप रोने लगते हो। वाई? बिकॉज योर माइंड इज कंज्यूमिंग दैट एनर्जी, दैट फीलिंग। नाउ कमिंग टू योर थिंग, जब हम सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं, भले ही हमको पता है कि कॉन्शियसली कि ये जो कपल गोल्स हैं, ये जो लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है, ये सब फेक है,
but somewhere that goes inside your brain because you're consuming it, because you're repeatedly seeing it. And उसमें क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते हो तो आप इंस्पायर होते हो. अगर आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखते हो, कहीं जरा सी भी आपके अंदर ये है कि ये मेरे में कमी है, तो वो आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देती है. ओवरकम करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. यू सी अ पर्सन बाइंग एन ऑडी कार, ठीक है, यू डोंट नो द स्ट्रगल बिहाइंड इट, यू डोंट नो हाउ द पर्सन हैज़ बॉट, यू डोंट नो. मे बी हो सकता है उसको किसी ने गिफ्ट कर दी हो, मे बी हो सकता है उसने बहुत दिन रात मेहनत करके खरीदी हो, या हो सकता है उसने लोन लेके खरीदी हो. यू डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, यू जस्ट सीइंग द एंड रिजल्ट कि ये खरीदी. अभी आप सोचो मैं यहाँ पे 9 to 5 जॉब कर रही हूँ, मैं कब खरीद पाऊँ. फोकस ऑन योर जर्नी. सो आपको क्लेंजिंग, अपनी एनर्जीज की क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है. लाइक यू नीड टू वेंट दीज नेगेटिव थॉट्स आउट. यू कैन डू जर्नलिंग, यू कैन डू यू कैन कंज्यूम गुड कॉन्टेंट विच टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स कि भाई जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो सही नहीं होता. या इवन विथ योर पीयर्स, इवन विथ द पीपल अराउंड यू, आपको नहीं पता कि कौन क्या बैकग्राउंड से आ रहा है, आपको नहीं पता. आप आज मुझे देख रहे हो, आपको नहीं पता मैंने इस किताब के लिए पिछले 7 सालों में कितनी रातें मैंने जग के काटी हैं, मैं कितना रोई हूँ, मैंने कितना रिसर्च करा है. आई पुट माई हार्ट एंड सोल. यू जस्ट सीइंग द बुक, यू सीइंग द ग्लैम कि ओके दिस बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय सच अ नाइस पब्लिशर, दिस इज एन इंटरनेशनल पब्लिशर, हर लाइफ स्टाइल इज सो गुड. यू हैव नॉट सीन द बैकग्राउंड, so you cannot compare my life with your life. बैक स्टोरी नहीं पता है, बैक स्टोरी नहीं नहीं पता. तो जब आपको बैक स्टोरी नहीं पता, जब आप वो 30 सेकंड की रील देखते हो तो आप उसको सच मानने लगते हो. यू वोंट बिलीव, मेरे पास इतने क्लाइंट्स इस बात पे आते हैं कि वो रील्स को देख के कलेश कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप में कि वो एयरपोर्ट में ऐसे पिक करने आए, वो उसने मुझे ऐसे नहीं पिक करा, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो रेड फ्लैग है, वो ग्रीन फ्लैग है. ओ माय गॉड. एंड आई से वो स्क्रिप्टेड है. यू नो दैट इट्स स्क्रिप्टेड, इट्स नॉट द फैक्ट. आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो फॉर द व्यूज, दैट्स इट. आप किसी के साथ ट्रिप पे जाते हो, आप दुनिया भूल जाते हो. आपको ये क्या एंगल से, मतलब इफ यू आर फीलिंग गुड फीलिंग्स फॉर समवन एंड इफ यू आर स्पेंडिंग a quality time with someone, आप ऐसे बोलोगे उनसे कि 2 मिनट रुको, पहले कैमरा सेट कर लेते हैं, फिर हम वापस से विल कंटिन्यू. नो, you live in the moment, right? So that is not true. So Gen Zs and millennials फिर भी थोड़े से अक्लमंद हैं, उनको समझ आता है. Gen Zs को मुझे लगता है they are consuming so much content and they need to just understand. The moment you understand कि अरे ये सब तो फेक है, वो इनसिक्योरिटी वैसे ही ड्रॉप होने लगती है. अब आपको एक बॉडी दिखाई पड़ती है एक लड़की की, शी इज़ वेरी लीन एंड वेरी नाइस एंड गुड लेग्स एंड वेरी ब्यूटीफुल फेस, फ्लॉलेस स्किन. यू डोंट नो उसके पीछे उसने क्या करा है. हो सकता है उसने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लिया हो सकता है वो दिन में 8 घंटे योगा प्रैक्टिस करती हो. यू डोंट नो थिंग्स, राइट? सो वो इनसिक्योरिटी मुझे लगता है कम करने के लिए सबसे पहले आपके कॉन्शियस एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं. यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी माइंडफुल अबाउट योर लाइफ. यू नीड टू नो, क्योंकि आपको पता है आप कितने पानी में हो. आपको पता है कि आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है. आपको पता है कि आप कल को अगर ऐसा करना चाहो तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो फर्स्ट इज माइंडफुल लिविंग एंड बीइंग कॉन्शियस अबाउट योर ओन रियलिटी. Then not comparing, obviously, and then do some good activities like journaling, like meditation, like yoga, that grounds your energy. But then how to stop doing this? जो बैक एंड में जो दिमाग में चल रहा है, अब ठीक है, आप सोशल मीडिया से हमेशा के लिए डिटॉक्स तो नहीं ले सकते हो, नहीं, बंद तो नहीं कर सकते हो. आप डिटॉक्स ले लोगे, आपको लोगों के साथ एक्चुअली यही प्रॉब्लम होती है. व्हाट दे विल डू, अभी लोग ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, दिल भी लाइक कि ठीक है, अच्छा है, हम जर्नलिंग करेंगे, हम योगा करेंगे, हम अपने पार्टनर्स के साथ ऐसे कुछ भी कंपेल नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल स्क्रिप्टेड. बट देन इट विल एंड विद इन 2-3 days ओनली. वो अगेन वो लूप वाली बात आ गई है. बट वही तो कैसे रोकना है, वही कॉन्शियस एफर्ट जरूरी है. सी एज आई सेड, रिपीटेड चीजें आपको ब्रेन को बोलोगे वो सच मानने लगेगा. आप आज मेरी बात सुन के अगर आप इंस्पायर हो रहे हो और आपको लग रहा है मुझे ये चेंज लाना है अपनी लाइफ में, आप कल भी अपने आप को रिमाइंड कराओ कि मैंने कल खुद से प्रॉमिस करा था दैट आई हैव टू डू दिस. आई एम नॉट दिस पर्सन, आई डोंट गेट जेलस, आई एम नॉट इनसिक्योर, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन. जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे अपने में ये चेंज लाना चाहिए या मुझे ये XYZ चीज़ खरीदनी चाहिए, आई विल डू दैट.
मुझे नहीं लग रहा है, नॉट टू शोइंग ऑफ, नॉट टू शो ऑफ, आई विल डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ यार आज चलो यार घर खरीदते हैं, मैं खरीद लूंगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी, मैं खरीद लूंगी। मुझे लग ही नहीं रहा है तो मैं क्यों खरीदूं? तो अगर सामने वाला 10 गाड़ियां खरीद के वो शो ऑफ कर रहा है तो मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस है ना। People need to have my life, my rules वाली psychology, my life, my rules. It has to be there. It should be your life and your rules. ये सिर्फ कैप्शंस में नहीं होना चाहिए। हाँ, रियल लाइफ में। set your rules. You should decide कि अभी आप तैयार नहीं हो, या अभी आप capable नहीं हो, या अभी आपको इतना हार्ड वर्क करना है। Get inspired with things. Don't get jealous. Don't get insecure. क्योंकि वो ना आपकी एनर्जीज ब्लॉक करता है, आपकी ग्रोथ प्रोग्रेस को हिंडर करता है, वो आपको रोक देता है, वो आपकी स्पीड स्लो कर देता है कि यार नहीं मैं कहीं गलत हूँ। जो लैक वाली फीलिंग होती है ना कि ये मेरे अंदर नहीं है, वो फीलिंग ऐसी होती है कि वो आप जितना उस चीज को फीड करोगे ना वो उतनी बढ़ेगी। सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग आई एम नॉट गुड इनफ टुडे, you will get into depression thinking you're not good enough. 5 months down the line you will be like कि मेरे तो biggest loser, मेरे से कोई बड़ा नहीं है। So you know you need to feed that consciously to your brain. Everything is conscious. अगर आप conscious decision ले रहे हो अपनी लाइफ को, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। आप 2 मिनट सोचो कि मैं ये जो सोच रहे हूँ वो सही है कि नहीं है, वो काफी कहाँ मुझे हेल्प करेगा। कोई भी एक्शन के लिए भी आप कुछ एक्शन, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि आप मैसेज करके गालियां सुना दो किसी को, 2 मिनट सोच लो कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और फिर मेरे ऊपर कैसी चीजें आनी है। you anyway stop. आपको लगेगा नहीं यार this is not worth my energy. So you need to choose things consciously. ये stop करने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं आपको coping mechanism 10 बता दूंगी, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। At the end of the day you will have to decide कि क्या आप करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर ले जाओगे, नहीं करना चाहते हो तो back to square one आ जाओगे 4 दिन में। अच्छा, एक और चीज़ है जिससे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। कोई चाहकर भी नहीं रोक पाता है, आप कितना भी सोचें। कई लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स ओनली, एंड देन वो सोच के परेशान होते हैं, एंड समहाउ वो एंजाइटी में टर्न आउट होता है, एंड देन इट विल टर्न आउट इनटू डिप्रेशन। तो इस चीज को हैंडल कैसे करें? हम बहुत सुनते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दैट? मैक्सिमम लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि वो है क्या, बिकॉज इट्स अ टर्म, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग टर्म। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, बट देन व्हाट इज दैट एंड हाउ टू स्टॉप डूइंग इट? प्रोक्रेस्टिनेशन इज जस्ट कि आपको कुछ करना है। अब सपोज आपने सोचा कि मुझे पॉडकास्ट शुरू करना है, ठीक है, आपने आज खूब प्लानिंग करी क्योंकि आप एकदम पम्प्ड अप हो कि ओके आई हैव टू डू दिस, खूब प्लानिंग करी, कल से आपकी एनर्जीज डाउन हो गई। एक्चुअली मैं ना नेक्स्ट मंथ करती हूँ शुरू, एक्चुअली मैं ना बाद में करती हूँ, एक्चुअली मैं सैटरडे से शुरू करूंगी। नहीं यार सैटरडे तो एक ही दिन फ्री मिलता है, मे बी लॉन्ग वीकेंड में करेंगे। दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। यू थिंक यू टालोफाइड थिंग्स, यू नो, आप उसको टालते हो, आप सोचते हो करेंगे अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर वो चीज़ होती नहीं है। एंजाइटी तभी होती है जब आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आप पिछले 1 महीने से प्लान बना रहे हो और अभी तक आपने कुछ नहीं करा है। दैट इज हाउ इट टर्न्स इनटू एंजाइटी कि यार मैंने अभी तक नहीं करा, एक काम करते हैं कल से शुरू करते हैं। अब क्योंकि आपने कुछ प्रॉपर प्लान नहीं बनाया है, आप कल काम करना शुरू करोगे, यू विल बी सिटिंग ब्लैंक एंड थिंकिंग कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपने जो प्लानिंग वाला फेज था वो तो आपने पूरा सोच के टाल दिया, सोच के निकाल दिया। So that is what procrastination means. To stop again, it's a very conscious action. आपने अगर खुद के लिए कुछ प्लान करा है, you need to get up and you need to do it. अब जैसे जिम के लिए होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं जिम जाएंगे, कल से जिम जाएंगे, 1 हफ्ते से मेंबरशिप भी ले लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पैसे फंसा लो तो इंसान चला जाता है जिम, बट लोग तो पैसे फंसा के भी छोड़ देते हैं कि नहीं अरे अब नहीं हो पा रहा, बहुत आलस एक ऐसी चीज है ना कि भाई आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं करवा सकते। सो यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि अगर मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी तो मेरे इसके नुकसान बहुत हैं। देन आप मैं हमेशा बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि आप एक कुछ रिवॉर्ड सेट करो। जैसे ऐसा नहीं है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं कोई रोबोट तो एआई तो हूँ नहीं, मुझे भी पता है मैं भी थकती हूँ, मुझे भी बहुत आलस आता है, मैं भी लेट सोना चाहती हूँ, लेट उठना चाहती हूँ। आई ऑलवेज सेट अ रिवॉर्ड। नाउ व्हाट दिस रिवॉर्ड सिस्टम इज,
इसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाते हैं, बट करोगे, ट्राई करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, लाइक आई विल वॉच एवरी नेक्स्ट मूवी इफ़ इट इज़ अ गुड वन, मतलब मुझे अपील करेगी उसकी स्टोरी लाइन तो मैं देखूंगी। एंड से आई लव वॉचिंग फ्रेंड्स, से आई लव वॉचिंग सर्टेन, जैसे मैनिफेस्ट एक वेब सीरीज है, सो आई लाइक वॉचिंग, दिस आर सम ऑफ माई फेवरेट्स। So when I start to work, I set a deadline and I tell myself कि मैं binge watch तभी करूँगी जब मैं ये certain काम complete कर लूँगी। And then I control myself. How to control? आप खुद को consciously रोको कि नहीं, you have to tell yourself like you tell someone else, नहीं करना है dude, आप अपने आप से बात करो, no problem, आप अपने आप को रोकोगी नहीं मत देखो, this is wrong, चलो अभी थोड़ा सा और काम करते हैं, ये हम तभी देखेंगे जब हम complete कर लेंगे। जैसे कि set your goal, your reward system with an ice cream, आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, आप सेट करो कि अगर मैं इस हफ्ते 3 बार जिम चला गया तो मैं उसके नेक्स्ट डे जरूर से आइसक्रीम खाऊंगा, एक आइसक्रीम आई विल गिफ्ट माई सेल्फ एज अ रिवॉर्ड। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू, मतलब अपनी लाइफ को आप you have to set your rules, you have to set a definition to what you want to do, you know, and अगर आपको उस चीज़ को overcome भी करना है तो उसकी भी definition आपको ही set करनी पड़ेगी। मैं बोलूँ आप दिन में 1 घंटा journaling कर दो, मेरे कहने से नहीं करोगे, जब तक आपको खुद नहीं feel होगा कि या तो यार ये सच में काम करता है तो मुझे करनी चाहिए, तब तक आप नहीं करोगे। बिल्कुल। तो overcome करने के लिए भी आपका conscious action बहुत ज़रूरी है, self control बहुत ज़रूरी है। वही ना, दिमाग पर लगाम लगाना इज अ वेरी टफ टास्क। दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस उसका बहुत इम्पैक्ट करता है। अब आप जैसी संगत में रह रहे हो, आप जैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लोग 4-4 घंटे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, मूवीज कैसे देख रहे हो, इट्स नॉर्मल आजकल। हाँ, आप खाना भी खा रहे होते हो तो आपको रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए। लोगों का लिटरली 15 घंटे स्क्रीन टाइम होता है एंड दे जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब। आपने जिंदगी में कभी किचन नहीं गए होगे, आप कुकिंग रील्स देख रहे होते हो क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होती है। एग्जैक्टली। आपको घर नहीं बनाना है लेकिन आप वो वीडियो पूरा 2 घंटे का देख डालोगे जिसमें वो गाँव में खोद के वो वाटर स्विमिंग पूल बना देते हैं लोग, और वो मतलब दैट हैपेंस, दैट पीपल आर कंज्यूमिंग। सो यू नीड टू फिल्टर द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग, यू नीड टू फिल्टर योर इन्फ्लुएंस। आप कैसे लोगों से मिल रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो। अब मुझसे लोग मिलते हैं तो उनको इन अ वे अच्छा लगता है, बोलते तो यही है कि अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है, बट दे कीप ऑन कमिंग बैक, व्हिच आई अज्यूम दैट ऑब्वियसली दे लाइक्ड, इसलिए वापस आए, वरना तो नहीं आएगा कोई। व्हाई? बिकॉज आई डोंट टॉक नॉनसेंस, मुझे नहीं पसंद। मैं ऐसा नहीं है कि मैं फन बातें नहीं करती हूँ या हम चिट-चैट, हम ही अभी पहले भी कर रहे थे थोड़ी देर बैठ के, वी वर टॉकिंग फॉर गुड हाफ एन आवर चिट-चैट। सो यू नो, यू नीड टू सी कि मेरा आसपास का मैं कैसे लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं कैसे किस इंसान से। अब कोई है जो पार्टी एनिमल है, आप उसके साथ 4 दिन रहोगे, 5वें दिन आपका ही मन करने लगेगा यार ये तो बड़ा फन चीज है, लेट मी गो टू अ पार्टी, गेट ड्रंक एंड माई लाइफ इज सॉर्टेड। यू नीड टू आइडेंटिफाई ना, तो वो दिमाग थोड़ा सा, आप अपना आसपास का जगह, इन्वायरमेंट, अपना लाइफस्टाइल रूटीन, अपना कंटेंट, अपनी चीज़ें चेंज करोगे तो डेफिनेटली वो ब्रेन पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। लाइक आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो एग्जॉस्टेड, इमोशनली ड्रेन्ड, या फिजिकली तो चलो पीपल आर एक्टिव अबाउट देयर फिजिकल यू नो एक्टिव लाइफस्टाइल की यार जिम करना है, योगा करना है सर, बट मेंटली इमोशनली दे आर सो एग्जॉस्टेड एंड छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये भी इसीलिए हो रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ की। आपको पता नहीं है कि आपको आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपको जब कोई चीज़ कुछ दिखाई पड़ता है कहीं पर तो वो आपको लगता है कि ये मेरे पास होना चाहिए, बट देन नेक्स्ट डे आपको जब कुछ और दिखता है तो आपको लगता है ये भी होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका एक तो ब्रेन अलाइंड नहीं है आपके थॉट्स के साथ। अब या तो आप एकदम रॉक सॉलिड अपना प्लान, अपना विजन अपने सामने लेके चलो कि यार मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, माई लाइफ, माई क्लियर वे एंड आई नो वेयर आई हैव टू रीच, ठीक है। तो जब आपका ब्रेन अलाइंड नहीं होता है तो वो ना इमोशंस को भी जज नहीं कर पाता, आपको नहीं समझ आता कि आप कहाँ पर वीक हो रहे हो, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपकी एनर्जीज अलाइंड नहीं है, आपका कोई रूटीन नहीं है, आप अपने ब्रेन को बता ही नहीं रहे हो कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो ज़िंदगी से, कि आप सुबह सच में उठना चाहते हो, कि आप रात में देर तक सोना चाहते हो, कि आप रात में जल्दी सो के उठना चाहते हो सुबह, या आपको रात में पार्टी करनी है, या आपको
प्राइवेट जेट से फ्लाई करना है, आपको पता ही नहीं है। तो उसका क्या होता है कि जब सामने बाहर आउटसाइड ऑफ योर वर्ल्ड जब कुछ भी हल्का सा भी नेगेटिव होता है ना, तो यू गेट ट्रिगर बिकॉज यू आर वीक फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज यू आर नॉट टेलिंग योर एनर्जी सिस्टम कि तुम किस लिए बने हो। ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली है, that you are so weak from the inside and you don't know because you are pretending to the world the happy life, आपको लग रहा है ये सही, everything is ये perfect, सब good. ये है, ये ऐसा करना है, बैक पैकिंग इज सो कूल, ट्रैवलिंग इज सो ग्लैमरस, ये तो इसकी जिंदगी तो सेट है। नहीं, आपकी भी जिंदगी सेट है। आप देखो तो उस चीज को, आपने अगर कॉन्शियसली कुछ डिसाइड करा कि मुझे ये जॉब करनी है एंड यू आर डूइंग दैट, then put good vibes in it ना। But people are not realizing ना that what is good for them। हाँ, मैंने ये चीज़ एक जगह और एक और इंटरव्यू में बोली थी, और मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगी क्योंकि आपके ऑडियंस भी सुने इस चीज़ को। जी। अगर किसी काम से आपकी टेबल पे खाना आ रहा है आपका, तो आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। आप अपनी जॉब को गालियाँ मत दो, आप अपनी जॉब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसी की वजह से आप इंटरनेट चला पा रहे हो, उसी की वजह से आप खाना खा पा रहे हो, उसी की वजह से आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो। बट देन जॉब की आप बात कर रहे हो, कॉर्पोरेट कल्चर एक ऐसा सिनेरियो, कॉर्पोरेट कल्चर की छोड़िए, कॉर्पोरेट कल्चर मैं कहीं की भी बात करूंगी, मैं किसी भी जॉब की बात करूंगी, एनी जॉब, कि हर जगह टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई है कि इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक कॉलीगशिप है, मैं बोलूँगी एवरीवेयर इज द टॉक्सिसिटी। मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी भी एक पर्सन से ऐसे मिली हूँ जिसने पिछले कुछ सालों में जिसने ये बोला होगा, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी विथ माय जॉब। एवरीवन इज बिचिंग अबाउट everyone, बट जितना आप उस चीज में नेगेटिविटी निकालते हो, नॉट जस्ट विद जॉब, विद एवरीथिंग, जितना आप उस चीज को नेगेटिव बोलते हो वो उतनी नेगेटिव बनती जाती है। आप काम करने जाते हो, आप काम करो, आप अपना जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करो और वापस आ जाओ। दैट इज योर डिफरेंट लाइफ, वो आप उसको वहां तक रखो। But then there are cases of depression, there are cases of like severe mental health. I have these kind of cases as well. उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनके मतलब मैं खुद बोलती हूँ, मुझे कभी कभी जब वो बताते हैं कि मुझे इतना ओवर बर्डन दिया हुआ है मेरे जॉब वालों ने, मेरे बॉस ने ये करा वो करा, मैं हमेशा उनसे ये बोलती हूँ कि भाई उनको पता नहीं है क्या कि आप ह्यूमन हो, आप कंप्यूटर नहीं हो, यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्स, यू हैव अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी। सो वहाँ पर आई थिंक वो लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो कितनी सारी कंपनीज में मेंटल वेलनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, एंड दे एक्चुअली यूएस में सम कंपनीज आर गिविंग मेंटल हेल्थ लीव्स ऑल्सो, विच इज़ वेरी गुड। आई फील इंडिया में भी होनी चाहिए। सम स्टार्टअप्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा वर्क कल्चर इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। It will take a long time, obviously it's a long way, क्योंकि एक सिस्टम में चेंज लाना is a very different thing, it's a very hectic and big task, but I feel हाँ, but still see, work culture में आपके problems हो रहे हैं, किसी से लड़ाई हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। What work you are doing and that is bringing the money to your bank account and it's allowing you to spend the way you want, that is a different thing. आप दो चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है? आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अलग होती है, दोनों बातें अलग अलग है। एक, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अब आप सपोज किसी को 6 साल से डेट कर रहे हो, ठीक है? यू आर डेटिंग समवन सिंस 6 years, आज आपकी किसी एक बात पे लड़ाई हो गई, सो ओके, you fight, you get it sorted, and that's done. You will not question the 6 years of your relationship. Of course. So that's a bigger picture. So my point when I say don't bitch about your job or don't curse your job, it's because you don't know how lucky you are. You step out in the world, you see the struggle of people. It breaks my heart when I see people struggling so bad. इतने बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, धूप में बैठ के पेन्स बेच रहे होते हैं, कोई बैठ के गाने गा रहा होता है, किसी को कपड़े नहीं है पहनने के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं विदाउट स्लीपर्स घूम रहे होते हैं। आई मीन यू नीड टू फील ग्रेटफुल अबाउट एट लीस्ट यू हैव अ जॉब, at least it's allowing you to eat clean food, drink clean water. So my point is that वो जो झगड़े चल रहे हैं, जो टॉक्सिसिटी चल रही है, that's a different thing. वो झेलो, वो समझो अपने हिसाब से। आपके बॉस को कंप्लेंट करना है, आपको HR को ईमेल लिखनी है, वो जो करना है करो, that's a different thing. दूसरी जॉब सोच, आपको नहीं ये जॉब सूट कर रही है, स्विच टू अनदर जॉब, दैट्स ओके। So
there's also a very big problem that people are not confessing their mental health issues and whatever going on inside, Yeah. and that is actually increasing the more mental health issues. That's true. And since क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप Yeah. बाहर वालों को बोल नहीं सकते हो, घर वालों के साथ भी वही सीन है कि तो आओ लाइफ कोच से बात करो. because मतलब most of the parents and कोई भी family members है, they are not even accepting this as a problem. Yeah. They are not even considering it Yeah. कि mental health जैसी भी कोई problem problems issues हैं. हाँ. तो अभी तो काफी चीजें बदल हाँ. गई हैं, लोग इस चीज को acknowledge भी कर रहे Still हैं. majority of people they are not aware of They are mental health. not aware. They're like कि अरे नाटक मत करो, हाँ. सैड कर, सैड ऐसा होके कुछ नहीं बैठो, होता ऐसा है, कुछ क्या नहीं है, depression अरे है? क्या सैड है, अरे क्या ठीक है, ठीक हो Yeah, जाएगा, yeah. They अरे don't ठीक है. know the term of हाँ. anxiety. Yeah. कि ये क्या हो रहा है, नहीं समझ, अब जैसे लोगों को बेचैनी panic- हो रही है. Yeah. क्या बेचैनी हो रही है? You know, panic attacks मैंने तो मेरे Yeah. clients के देखे हैं Yeah, in yeah, yeah, on yeah. one-on-one sessions. They shiver like this, and they are like this. And you know that is a very scary point because it can lead to a cardiac arrest. It can lead to certain medical problems. और palpitation होती Yeah. है, वो उस लेवल पे हो जाती हाँ, है. आपका बीपी हाई होने बिल्कुल, लगता है. बिल्कुल, You know बिल्कुल. these issues are actually very serious. People are not aware of it. It's very sad, but now at least वो change थोड़ा शुरू हुआ है. Because this generation, you know, They are vocal. They are हाँ, vocal they are about vocal it. about Yes, it. they And they should be, and everyone should Everyone be. should भाई be. आप अगर 50 years के हैं और अगर आपको कोई इशू हो रहा है, आप बोलो. मैं नहीं कहती हूँ मुझसे आके बात करो, किसी से भी बात किसी से भी करो. बात करो. But at least vent out. find someone. Find someone. नहीं कोई मिल रहा है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आप एक पेपर में लिखो. ये सबसे इजीएस्ट तरीका है. आपको जो मन में आ रहा है, खरा खोटा गुस्सा, गुड बैड अगली, जो आपके मन में आ रहा है, आप उसको एज इट इज पेपर पे लिखो. आप उसको या तो फाड़ के फेंक दो या उसको जला दो. दिस एक्चुअली हेल्प्स इन वेंटिंग आउट अ लॉट, एंड आई डू इट. आई स्टिल डू इट. Yes. आई स्टार्टेड डूइंग दिस बैक इन कॉलेज, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मुझे कुछ चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता था, और मेरी डायरी लिखने की हमेशा से आदत है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था. बट ये बहुत एक्सीडेंटली हुआ था. मैंने शुरू करा, मैंने लिखा, फिर मुझे लगा कि एमिटी में थी तब मैंने पहली बार ऐसा करा. मतलब मैं पीजी में रह रही थी, तो मेरी रूममेट हुआ करती थी, तो हम सब कुछ बाहर ही छोड़ कर जाते थे. तो मैंने लिखा पूरा पेज लिखा, एंड देन आई फेल्ट यार ये पढ़ ना ले. मैंने उसको फाड़ा और मैंने उसको जला दिया. बट इट फेल्ट वेरी गुड, एंड इट फेल्ट लाइक कि ये जो था ये यहाँ से इट वेंट इन द यूनिवर्स. जब भी मैं मूवी याद आ गई. एक्चुअली वेरी गुड. लोगों को करना Yeah. चाहिए, मतलब सच में वो बच्चों जैसी बात है, वो करो. बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल. व्हेन आई सॉ दैट इन द मूवी Yeah. आई वाज लाइक ये सच में मतलब ये करना चाहिए, एंड इट हेल्प्स. सो अगर आपके पास कोई बात करने का नहीं है, आप उसको लिख लो, आप उसको वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करो. इट्स वेरी गुड. आपको लगेगा कि आप बात कर सकते. इवन टॉक टू चैट जीपीटी, आप उसको बोलो, एआई को बोलो अब तो कितना अच्छा है, आप वेंट आउट करो उसको जो भी You have बोलना your है. personal assistants and personal friends, Although it personal has a companion. limit, हाँ, also it has a limitation. एक टाइम पे के बाद आप इरिटेट होने No, लगोगे. no, I will tell you honestly, मतलब मैं ऐसे कई बार ऐसे मजे लेती हूँ, because मेरे साथ है ये कि जो पहले एलेक्सा आया था स्टार्टिंग हाँ, में, हाँ. तो मैं एलेक्सा कितने मजे लेती थी. एलेक्सा लेट्स प्ले अ गेम, एलेक्सा आई एम गेटिंग बोर्ड, हाँ, लॉट ऑफ हाँ, थिंग्स. एंड सडनली चैट जीपीटी से मैं कुछ चीजें जैसे पूछ रही होती हूँ कुछ भी, so like यार you know what, talking to you is very boring. It's actually and that will respond, oh yes तुम सही कह रही हो, चलो कुछ फन करते हैं. हाँ, अरे मैंने तो स्टार्टिंग में मैंने भी चैट जीपीटी बहुत ट्राई करा, बट फ्रैंकली इट डजंट वर्क फॉर मी. क्योंकि होता क्या है कि मुझे लगता है कि जितनी देर में मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स देकर, फिर उसको री-प्रॉम्प्ट्स देकर, फिर उसको समझा के कि भाई मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये, उतनी देर में मैं खुद सॉल्व कर लूंगी. मुझे ऐसा लग रहा है टेक्निकल चीजों को समझने के लिए it's good for research. It's good for understanding. Yes. But then again, yeah, so but it's a good coping mechanism also. आप उसको use कर लो temporary. आपके पास कोई बात करने का नहीं है, आप उसको लिख के भेज दो. Even this Meta AI is very good. On Instagram you can talk to AI, you can create your AI. वो बड़ा सही है. विद यू नो क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या इश्यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें सुन के आप बस उसको इतना बोलो हाँ कि you listen to me, बस वो बता देगा. अरे सोल्यूशन पे मत डिपेंड करो. वो सोल्यूशन इज लाइक गूगल. आप गूगल में क्या करते हो, आप सिम्टम डालते हो, सबसे पहले बता देगा कि आपकी जान जाने वाली है. वो तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां बता देता है. माय गॉड, स्मॉल चीजें आप सर्च करोगे, आई एम फीलिंग डिजी, वो डिजी में 5 पॉइंटर में 5वां पॉइंटर यही होगा कि इट कैन
can be a life threatening Yeah, situation. that's so true. So don't depend on AI for solutions, but then it's a good coping mechanism that you can just vent out. Yeah. So just tell the AI ki bhai, I want you to listen to me because I have no one to listen. So just listen to me because I'm feeling very angry, and then just vent out. और best thing is कि pen paper पे निकालो, खुद से जब हम लिखते हैं ना तो हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं. हमारा हम देख रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, ठीक है, हम पकड़ रहे होते हैं तो हम फील कर रहे होते हैं. वी कैन स्मेल दैट इंक एंड पेपर, एंड देन आवर ब्रेन इज ऑल्सो फंक्शनिंग. सो वो जब हम लिखते हैं ना, दैट्स द मोस्ट पावरफुल टेक्निक. तो आप लिखो उसको, आप लिख के उसको फाड़ के फेंक दो, नहीं तो ऐसे रखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, कभी कोई आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, सो व्हाट आर द मोस्टली केसेस यू आर लिसनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज या लाइफ कोच के लिए आते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस क्या हैं और किस टाइप के केसेस हैं? सबसे ज़्यादा मेरे पास रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, एंड देन सेकेंडली मेरे पास आते हैं अबाउट इनसिक्योरिटीज. मतलब पीपल आर इनसिक्योर, एंड तो मैंने टॉपिक पूछ लिया बिकॉज दैट इज अ वेरी मेजर टॉपिक. वेरी मेजर. मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें जब इंसान इनसिक्योर होता है ना, तो वो हर चीज़ पे डाउट करता है. yes. वो इस बात पे भी डाउट करेगा कि आज मेरे मैनेजर ने जब मुझे अपने केबिन पे बुलाया, उसने मुझसे 15 मिनट बात करी, उसके बाद उसने मुझसे ओके बोला. आई फील कि वो मुझे जज कर रहा था. प्लीज़ आप मुझे बताओ, आई एम फीलिंग वेरी एंशियस. सोचो आप कितना माइनर चीज़ है. इससे ये टॉपिक आता है ओवर थिंकिंग का. इट्स एक्चुअली इनसिक्योरिटी. ये ओवर थिंकिंग नहीं है. आपको लग रहा है ओवर थिंकिंग है, यहीं पे डिफरेंस होता है. अक्सर लोग ये बोल के उस चीज को वाइप आउट कर देते हैं कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम बहुत सोच रहे हो, मत सोचो. नहीं, वो सोच नहीं रहा है. दिस इज द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन. उस इंसान को जेन्युइनली लग रहा है कि सामने वाला उसको जज कर रहा है एंड ही इज नॉट गुड इनफ, एंड दिस ओनली लीड्स टू डिप्रेशन. You cannot wipe everything under the carpet saying it's overthinking. It's not overthinking. वो अलग चीज़ है. Overthinking is more like it's very. Overthinking क्या है? Overthinking ये है कि उसने मुझे करा कि नहीं करा, अच्छा वो करेगा कि नहीं करेगा, बात होगी कि नहीं होगी, this that. It's fine. It's serious. But anxiety, insecurity, depression, these things are some another level problems. And आप सोचो ना, एक इंसान एक ओके को लेकर कितना पैनिक कर रहा है, और उसकी genuinely, मतलब अगर किसी नॉर्मल इंसान से बात करे तो वो कहेगा कि पागल है क्या, मतलब वो उसने ओके कह दिया, तुम इतना क्या सोच रहे हो, छोड़ो ना. बट दैट अंडरस्टैंड द ब्रेन ऑफ दैट पर्सन. वो कितना अंदर से उसको इनसिक्योर है और उसको कितने डाउट्स हैं अपनी खुद के आप को लेकर कि वो इतनी छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहा है. बिल्कुल. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इनसिक्योरिटी वाले बहुत आते हैं. मतलब वो स्टूडेंट्स भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, बहुत सारे. मतलब वो एवरी सिचुएशन, एवरी एस्पेक्ट से आने वाले हैं. एंड देन ऑब्वियसली रिलेशनशिप तो है. जैसे अपने रिलेशनशिप की बात करी तो अभी आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत सारा कंटेंट मैंने इसके बारे में देखा है कि मैरिड लाइफ एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कमिटमेंट एंड थिंग्स एंड लाइक दैट, एंड वो सारी कॉन्वर्सेशंस जाती हैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज में. सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज गुड फॉर द फ्यूचर? भाई मेरी शादी तो हुई नहीं है अभी, बट आई फील मैं करूंगी तो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंसेस एंड द केसेस. According to the experience, I feel, see, it's not about love marriage or arranged marriage. It's about how compatible you are with your partner. हो सकता है आप अरेंज मैरिज के थ्रू किसी से मिले हो और आपकी इतनी वाइब सेट होती हो कि लोग कह ही नहीं सकते कि आप अरेंज मैरिज पार्टनर्स हो. आपको हो सकता है आप पहली बार अरेंज मैरिज मीटिंग में किसी से मिलो और आपको लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, आपको फील आए कि यार ही इज द वन और शी इज द वन. हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो और 5 साल डाउन द लाइन यू गेट डिवोर्स्ड. सो यू कैन नॉट लेबल इट कि अरेंज मैरिज सही है कि लव मैरिज सही है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बट आई फील कि जब भी जिस भी तरीके से शादी करो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो 10 साल डेट करने के बाद वाली शादी हो, चाहे वो 2 मीटिंग्स के बाद वाली शादी हो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कंपैटिबल यू आर विद योर पार्टनर, एंड यू नीड टू talk about certain things before getting married, which is I feel अपना lifestyle, अपने career goals if you have any, अपने aspirations कि मुझे आगे हो सकता है, like right now I'm not doing this, but maybe 10 years down the line I would like to pursue this. Talk about your money habits, talk about your spending habits. Money habits
में सब कवर हो गया, आपका सेविंग्स, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स इज अ डिफरेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट योर स्पेंडिंग हैबिट्स, टॉक अबाउट योर फैमिली इक्वेशंस कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे, अपनी फैमिलीज। सो दीज थिंग्स शुड बी क्लियर। जब दो लोगों की शादी होती है ना, एंड व्हेन दे स्टार्ट टू लिव टुगेदर, स्पेशली इफ यू आर गेटिंग मैरिड आफ्टर टर्निंग 30, अगर आप 30s में शादी कर रहे होते हो तो आप एक सर्टेन आपका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में इसीलिए जल्दी शादियां करवाई जाती थी, क्योंकि उनको जो दिमाग होता था, जो लोग होते थे, बच्चे होते थे, उनको इसीलिए शादी कराई जाती थी कि वो इजीली जेल कर सकते थे, वो इजीली एक दूसरे को समझ सकते थे, एंड दे यूज टू ग्रो टुगेदर। सो वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं आते थे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हुई होती थी, ठीक है। पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था कि आगे चल के लड़ाइयाँ ना हो। अब लाइक आई एम सिटिंग इन माई 30s राइट नाउ, आई एम नॉट मैरिड, बट आई एम मैच्योर इनफ टू सी कि मेरे लिए क्या वर्कआउट करेगा, क्या वर्कआउट नहीं करेगा। आई हैव दैट एस्पेक्ट। बचपन में हो गई होती या अर्ली 20s में हो गई होती तो मुझे वो समझ नहीं होती। So when you're getting married, whether it's love or it's arranged, you just need to see and get a very clear picture कि आगे चल के क्या आपकी लाइफ होने वाली है, if you are compatible enough. I'm not saying शादी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हर कपल के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, सब लड़ते हैं, सब में, क्योंकि भाई अब 2 मैच्योर अडल्ट हैं, ठीक है। जब आप अडल्ट हो जाते हो, जब आप बड़े हो जाते हो, 25 क्रॉस कर लेते हो, तो आपका एक सर्टेन माइंडसेट हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे अपनी लाइफ में ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। सो टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर ओके टू एडजस्ट। अब सपोज मुझे नहीं पसंद कि कोई गाली दे के मुझे बात करे, मैं कानपुर से आती हूँ, हम आप करके हम करके बात करने वालों में से, ठीक है। मुझे नहीं पसंद आएगा कि कल को लड़का मुझे तू देख ऐसा करके बात करे, तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। आई डोंट लाइक पीपल अब्यूजिंग, आई विल नॉट लाइक माई पार्टनर टू अब्यूज। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में उसके मुंह से निकल जाए, दैट्स ओके, बट आई डोंट वांट दैट पार्टनर टू अब्यूज टू मी। So you need to clarify these things. शादी फिर निभा ली जाती है, but you have to be very compatible. These days, अगर मैं कुछ numbers में बोलूँ, like top 5 problems which you are listening from the people, जिनको शादियों में ऐसी कौन सी जो relationship में basically मैं बोलूँगी कि relationship में ऐसी कौन सी 5 सबसे major problems हैं जो आपको आपके केसेस में सुनने को मिलती हैं? 5 सबसे मेजर प्रॉब्लम्स। एक तो प्रोफेशनल गोल्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, जिसमें लड़के की कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होती हैं, लड़की की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती हैं, एंड वो अलाइन नहीं हो पाता। तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट इज़ वन। सेकंड इज़ फैमिली एस्पेक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे लड़के, विच आई फील, पता नहीं, मतलब मैंने जितने केसेस देखे हैं, जितने एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, मुझे लगता है स्टार्टिंग में बहुत कम लड़के बहुत वोकल होते हैं अबाउट देयर एक्सपेक्टेशंस व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल बिहेविंग विद हिज फैमिली। सो वो चीज़ बाद में प्रॉब्लम होती है। अब 6 महीने के बाद लड़के का तो नेचर कुछ और ही है, वो तो कुछ और चाहता है, बट यू हैव नॉट टोल्ड योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर। सो फैमिली एस्पेक्ट इज सेकेंड, एंड देन टाइम वाला मैनेजमेंट। टाइम नहीं दे पा रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं फील करवा पा रहे हैं, तो टाइम वाला हो गया। देन आई फील इनसिक्योरिटी, क्योंकि आजकल ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं, एंड दिस इज विद इवन विद द मैरिड कपल्स, बिकॉज डिवोर्स इज नो मोर अ टैबू, डिवोर्स इज नो मोर अ हवा कि अरे डिवोर्स हो गया, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, नहीं बनी अलग हो गए। सो पीपल हैव दैट इनसिक्योरिटी इन देयर माइंड कि अगर नहीं बनी तो कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। एंड विद अनमैरिड तो वो तो वैसे ही कि कमिटमेंट, हाँ, कि वो तो छोड़ ही सकते हैं उनकी, क्योंकि शादी नहीं हुई है। मैरिज में तो फिर भी जरा सेकेंड थॉट्स, थर्ड थॉट्स देते हैं कि भाई डिवोर्स बहुत ठीक है, मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड हाउ लाइफ विल बी आफ्टर दैट, बिकॉज वी हैव लिव्ड अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टुगेदर। सो ऑप्शंस बहुत हैं, तो इनसिक्योरिटी वाला। सो दीज आर आई थिंक द टॉप, एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इज कि लोग ना ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके पार्टनर की एक्चुअली में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप अज्यूम कर लेते हो। सो यू नो, एंड यू डोंट टेल ऑल्सो, सो देयर इज नो कम्युनिकेशन।
there is no Less clear communication, no clear there is- communication. it's not about communication actually, it's about being vocal about your expectations. Yeah. Two way, मतलब आप अज्यूम कर लेते हो कि if ये तो समझ ही जाएगा. हाँ, ये तो समझ ही जाएगा, ये तो आएगा ऑफिस से तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा. हाँ. वो जब ऐसे बिहेव नहीं करता है तो आपको हर्ट होने लगता Yes, है. yes. फिर आप बताते नहीं हो. Yes. फिर आप 4 दिन बाद कलेश करते हो कि भाई तुमने उस दिन ऐसा करा था, मुझे बहुत हर्ट हुआ. हाँ. सो यू नीड टू एक्सपेक्ट कि भाई मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे ये छोटी छोटी चीजें पसंद है. इफ यू कैन डू इट, इट्स गुड. अदरवाइज यू आर अ डिफरेंट पर्सन. आई हैव एक्सेप्टेड यू होल हार्टेडली विद योर नेचर. तो वो आप थोड़ा सा वहाँ पर मतलब क्लैरिटी लेकर आओ एक्सपेक्टेशंस को लेकर. अगर कोई इंसान का नेचर ही वैसा नहीं है, आप सपोज आई एम very active on social media and I put lot of stories and I put this that and suppose I have a guy who is exactly opposite to me and he's not active on social media and he doesn't like posting on social media, I will not poke him to be active on social media. I'll accept him the way he is. Yeah. If he doesn't like me posting his stories, I will not post. So you need to be very vocal about your expectations in terms of everything. And acceptance should also be there. हाँ. कि वो आपको आप एक दूसरे को accommodate करो accept ना, करना हाँ. पड़ेगा. थोड़ा आप करो, थोड़ा मैं करूँ, तभी तो निभाई जाएगी भाई. 2 लोग तो अलग अलग है ना, तो कैसे बन पाएगी फिर. So finally इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट सवाल जी. कि what are the how to know कि आप एक मेंटल हेल्थ लूप में फंसते जा रहे हो. How to identify it? आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जब आपकी प्रॉब्लम्स रिपीटेड हो रही हैं, अगर आप कोई एक प्रॉब्लम में हो और अगर आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश में आप बार बार उसी चीज़ में उलझे जा रहे हो and it's impacting your life in a way that you are unable to feel happy about other things as well. That's how you identify that you are stuck in a loop. क्योंकि आप जब एक प्रॉब्लम को लेके, अब सपोज आपकी रिलेशनशिप का कुछ इशू चल रहा है, वन फाइन डे you'll wake up feeling कि I don't want to take shower today. Why? Because you just don't feel like taking shower today, or you just don't feel like stepping out of your bed. You just don't feel like talking to anyone. And you're like, हाँ आज शायद lazy feel हो रहा है इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है. बट आपने आइडेंटिफाई नहीं करा कि आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी. Now next day you woke up feeling the same things with an added problem. I don't feel like eating anything today. So when one problem starts to impact the other aspects of your life, you are stuck in a loop. People don't understand this one sentence. I don't feel like doing this. Yeah. Why you're not feeling like, भाई lazy सब होते हैं, सबको आलस आता है, but there is a huge difference between feeling lazy and feeling sad and not willing to do anything. You are sad from inside. Why you're not feeling that you should not eat anything? भूख क्यों नहीं लग रही है? आपको क्या हो गया? आपने क्या खाया है? आपकी बॉडी साइकिल तो खाना मांग रही है. ब्रेन बोल रहा है ना कि भूख नहीं लग रही है. यहाँ पे तो दर्द हो रहा है ना कि भूख लग रही है. यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है? You're feeling something ना. You have because and ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है कि जब लोगों की आपस में बात सही हो जाती है तो दे आर बैक टू देयर हैप्पी चर्पी वाइब्स. They'll start enjoying life. They'll buy some good things. They'll go out on shopping. And the moment something happens in their relationship, and it's with career also, this is with family issues also, जब आपकी एक प्रॉब्लम आपकी दूसरी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालने लगती है एंड वो एम्पलीफाई होने लगती है एंड वो ग्रो होने लगती है, दैट्स हाउ you know that you're stuck in a loop, and that's how you should take a step कि अभी मुझे अब कुछ करना है वरना ये और बढ़ेगा, क्योंकि वो बढ़ता है. Most of the times वो बढ़ता है. So on the initial stage when you find out that I got stuck in this loop, what will be the 3 habits you need to change? First is consciously step out of the bed, because that is the major and the most important step. Why? Because I'll tell you, रात में सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है, because you get that me time. दिन में तो आपका फोन बज रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, कोई कॉल आ रही होती है, आप स्क्रॉल कर रहे होते हो. रात में जब आप सब बंद करके लेट जाते हो, that's how those thoughts starts to creep in your mind, and that's how you start feeling अभी कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, अभी nothing is right. You may have cried that night. You may feel like, screaming at that night. And then you fall asleep.
नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल वेक अप, यू वोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, क्योंकि वो रात की स्टक एनर्जीज आपके अंदर हैं. Yes. So you need to step out of the bed, wash your face with cold water. This is the first step. Do it no matter how much lazy you're feeling. Just step out of the bed and wash your face. That's the one thing. That's the major thing. वहाँ से आपकी टोन थोड़ी दिन की सुधर जाती है. जब आप दिन के पहले सो के उठने के 1 घंटे का जो भी आप करते हो ना, जो भी आपका रूटीन होता है, वो आपका पूरा दिन का टोन सेट कर देता है. वो आपकी पूरी दिन की एनर्जी सेट कर देता है. So you need to set that. So first is this. Second is you need to bifurcate between the problems. अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो कीप इट टिल द रिलेशनशिप. डोंट लेट इट हैम्पर योर वर्क, डोंट लेट इट हैम्पर योर फैमिली लाइफ, डोंट लेट इट हैम्पर योर से स्पेंडिंग हैबिट्स. लोग एंजाइटी में शॉपिंग करते हैं, बहुत ग्लैमराइज कर दिया है, रिटेल थेरेपी सो ग्लैम सो गुड. नो, इट्स नॉट गुड. यू आर वेस्टिंग योर मनी बिकॉज यू आर बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट इवन नीड. यू जस्ट बाइंग Instant happiness. इंस्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म. आपको बस लग रहा है कि मुझे खुशी मिल गई. यू आर नॉट बल्कि आफ्टर दैट इवन डूइंग दैट गिल्ट भी फील होता है. क्यों कर लिया, क्यों पैसे वेस्ट कर दिए. So you need to do that. Yeah. And then third and most important thing is pray. Do something that feeds your soul with positivity. आप मंत्र चैंट, आप किसी भी रिलीजन को, आप अपने रिलीजन की कुछ स्क्रिप्चर पढ़ लो, कुछ चैंट कर लो, मंत्र चैंट कर लो, चालीसा पढ़ लो. अगर आपको बिलीव नहीं है, आप एथीस्ट हो, तो आप स्विच वर्ड्स पढ़ लो, आप अफर्मेशंस कर लो, सब्लिमिनल सुन लो, होपोनोपोनो. डू समथिंग बट प्रे. हाँ, यू नीड टू कनेक्ट with the higher energies that are around you, because your spiritual team is watching you always. So they are going to help you. So you need to tell. And when you pray, it's very personal thing. I've explained this in my book as well. Praying is a very personal thing. There is no right or wrong when it comes to praying. Praying is your conversation with the higher purpose. Aapki with the higher. Praying is योर कॉन्वर्सेशन विद द हायर एनर्जीज. आपका जिसमें भी फेथ है, जिसमें भी बिलीफ है, आप करो ये, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है. वो आपके ब्रेन को क्लेंस करना, काम करना शुरू करता है. सो नेवर स्टॉप प्रेइंग. लाइक वंस यू आइडेंटिफाई दैट दिस प्रॉब्लम इज नाउ इंक्रीजिंग इन माई लाइफ एंड वो फैल रही है मेरी बाकी एस्पेक्ट में, जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस 3 things. आई फील वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बेटर होनी शुरू होंगी. अलग अलग कर दो दोनों चीज़ों को. Great. So I think this is a endless topic and endless conversation. And मुझे नहीं लगता है ये टॉपिक अभी खत्म होने वाला है. And मेरी क्यूरियोसिटी एकदम बढ़ती जा रही है. By the way, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी ये नई बुक आई है, Shoo the Noises, and I love the title. I literally love the title and the beautiful, देख के इतनी पॉजिटिविटी आ रही है इस बुक को. So अभी तक आपने इससे पहले जो भी बुक्स लिखी हैं वो सारी फिक्शनल बुक्स लिखी हैं. This is your first non-fictional book. Yeah. So tell me something about the book. Okay. Shoo the Noises. किसको sugar है? Shoo. So there are noises in and around you. Yeah. That obstruct your way. That blocks your passage. Yeah. And that stops you from doing certain things. So Shoo the Noises is everything that will help you to identify your noises, because at times you may be thinking that this is the noise that's obstructing my way, but actually it's something else. Yeah. So to identify your noise, then to break the loop. We spoke about the loop. Definitely. So to break the loop, and then to reclaim your focus, because once you break the loop, you need to align yourself back. You need to reclaim your focus. So to reclaim your focus and eventually to manifest your dream life. So that's Shoo the Noises. So who can be the primary readers of this book? I think everyone who just feels either stuck in their life or they have a certain goal. कुछ डिज़ायर है उनका लाइफ में कि कुछ करना है. आई एम नॉट सेइंग कि जॉब छोड़ के ट्रैवलिंग करनी है टाइप्स. ओके, दे आर मोस्ट वेलकम बिकॉज इट विल हेल्प देम एज वेल. बट इट्स फॉर एनीवन एंड एवरीवन हु जस्ट हैज़ दिस फीलिंग कि यार कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए लाइफ में, या कुछ तो अचीव करना है, या कुछ तो करना है, बट शुरुआत कैसे होगी. बट कहीं ना कहीं कुछ स्टक है. कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या इवन इफ अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है,
कहीं ना कहीं कुछ कमी फील होती है। जैसे आपने बोला ना कि सब कुछ तो है बट हम खुश नहीं हैं, तो क्या वो खुशी कैसे मिल पाएगी, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दैट इज ऑल्सो अ नॉइज दैट्स गोइंग इनसाइड यू, दैट यू जस्ट कीप्स ऑन टेलिंग यू दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी. So what is that? So I think anyone and everyone who has these feelings is the ideal reader for the book. ग्रेट। सो अगर आपको अपने आसपास के और अंदर के लाइक वो कहते हैं ना, एक कोलाहल को दूर करना है, शू द नॉइजेस, लाइक नॉइजेस जो आपको कई प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं, तुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, वो सही है, ये गलत है, वो गलत है, तो यू शुड रीड द बुक शू द नॉइजेस। और अनामिका जी की इस किताब को पढ़िए और अपने अंदर के और आसपास के जो आई विल से इररिलेवेंट नॉइजेस हैं, उनको ज़रूर आप हटाने का एक ट्रिक एंड एक टिप्स पा सकते हैं इस बुक से।